नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सबका आईएएस फ्रॉम होम नामक इस नई पहल में। मैं हूं अरविंद कुमार लोधी और आप देख रहे हैं हमारा पहला कोर्स आईएएस बिगिनर्स। ये हमारे कोर्स का 6वां लेक्चर है जिसका नाम है मेंस जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर। मतलब इसमें हम लोग जनरल स्टडीज़ जो फर्स्ट पेपर होता है हमारा मेंस एग्जामिनेशन में, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। ऑसम होने वाला है ये वीडियो, ठीक है। शुरुआत करते हैं हम इसकी। सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पे ये देख लो, ये हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है। पिछले में हमने देखा था ऑप्शनल पेपर के बारे में और सारी डिटेल हमने पढ़ी थी उसकी। पिछले वीडियो में ऑप्शनल वाले में हमने सबसे पहले तो सभी पेपर्स देखे थे कि मेंस में 9 पेपर होते हैं। ऑप्शनल का इम्पोर्टेंस देखा था, कुछ जो 10 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे टॉप 10 उनके बारे में देखा था। टॉपर्स की परफॉर्मेंस कैसी रही पिछले सालों में ऑप्शनल पेपर में, वो देखा था हमने। फिर उसके बाद हमने बात करी थी कि हाउ टू चूज़ द बेस्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट, और इसमें मैंने आपको कुछ मापदंड बताए थे कि किस आधार पे आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट चुन सकते हो। और यदि आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहता हूं कि आप उसको देख लें पहले, फिर उसके बाद यहाँ पे आएँ। और सारी जो वीडियोज़ हैं वो आप क्रम से देखें तो आप इस कोर्स से ज़्यादा लाभ उठा सकते हो। बात कर लेते कि इस वीडियो में हम लोग को क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर की, उसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन टू जीएस पेपर 1। मतलब यहाँ पे जीएस पेपर की संरचना क्या है, बेसिकली वो स्ट्रक्चर देखेंगे हम कि जो बहुत लंबा चौड़ा पेपर होता है जनरल स्टडीज़ फर्स्ट पेपर, तो उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, उसकी संरचना क्या है, उसकी बात करेंगे हम सबसे पहले। उसके बाद फिर हम टॉपिक वाइज जो सिलेबस है हमारा जीएस फर्स्ट पेपर का, उसका एनालिसिस करेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे बड़ी डिटेल से। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे कुछ, तो इससे आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये जो सिलेबस दिया है इस सिलेबस से क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो इसमें सिर्फ मैं आपको ट्रेलर दिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं आपको पिछले 10 सालों के क्वेश्चन पेपर और एक एक क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूँ, क्योंकि वो तो फिर वीडियो का टॉपिक ही अलग हो जाएगा। इसका बेसिक उद्देश्य ये है कि जो बिगनर्स हैं उनको ये समझ में आ जाए कि मेंस में जो जीएस फर्स्ट पेपर होता है वो वास्तव में होता कैसा है, टॉपर्स वगैरह उसमें कैसे स्कोर करते हैं, सिलेबस क्या है उसका, और किस तरीके से क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे ताकि एक छोटी सी इमेज आपके दिमाग में इस पेपर के बारे में बन जाए। सो इसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। उसके बाद फिर हम अप्रोच और स्टडीज़ की बात करेंगे, ठीक है, कि अप्रोच क्या होनी चाहिए आपकी और आप किस तरीके से अप्रोच और स्ट्रेटजी को देखेंगे। तो इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि जब आप इसकी पढ़ाई करोगे तो कैसे करके पढ़ाई करोगे। और देखो, स्टार्ट में हम जिस तरीके से पढ़ाई शुरू करते हैं ना, यदि वो गलत तरीके से हो गई तो हमारी आदत भी बाद में वैसी ही बन जाती है और फिर बाद में उसको चेंज करने में हमें थोड़ी दिक्कत जाती है। तो इसलिए क्यों ना हम शुरुआत ही अच्छे से करें कि बाकी फिर हमें बाद में चेंज ना करना पड़े उसमें, ठीक है। तो इसलिए हम थोड़ी सी अप्रोच वगैरह समझ लेंगे कि उस पेपर को या पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ते समय हमें अपनी अप्रोच क्या रखनी है। और इसके बाद फिर हम स्टडी मटेरियल और रिसोर्सेज की बात कर लेंगे कि आपको कौन कौन सी बुक्स या कौन से सोर्सेज से पढ़ना है, तो उस हिसाब से आप चीज़ों को अपनी मैनेज कर पाओगे इस पेपर के लिए। तो फिर आइए स्टार्ट कर देते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन टू जीएस पेपर फर्स्ट। तो इसमें सबसे पहले तो हम इस पेपर की संरचना देखने वाले हैं कि ये पेपर आखिर बना कैसे, ठीक है। इसके लिए सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट। सबसे पहले तो ये जान लो कि ये पूरा पेपर 250 अंकों का होता है। तो मेंस में जो 7 पेपर हैं जिनके बेसिस पे मेरिट बनाई जाती है, वो सभी के सभी पेपर 250 अंकों के हैं, मतलब निबंध का भी है। ये तो बात आपको क्लियर है। इसमें टोटल 5 सब्जेक्ट शामिल हैं। कितने सब्जेक्ट शामिल हैं? टोटल 5, जिसमें से जो सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा वो रहता है भारतीय विरासत एवं संस्कृति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। इसके बाद जो सेकंड हमारा सब्जेक्ट रहता है जीएस पेपर 1 में, वो रहता है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास मतलब 1707 के आसपास, मतलब जो 18वीं सदी का, और 18वीं सदी के बाद जो भारत है जिसमें अंग्रेज़ों का गुलाम रहा था भारत, उसको आधुनिक भारत कहते हैं। और आपको बिगिनर हो फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा बहुत तो जानकारी होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पूरे इतिहास को हम लोग 3 कालखंडों में विभाजित करते हैं और कहीं कहीं पे 4 कालखंडों में भी हो जाता है। पहला होता है प्राचीन भारत, दूसरा होता है मध्यकालीन भारत, और तीसरा होता है आधुनिक भारत। और आधुनिक भारत में भी कई बार 2 खंड करते हैं इतिहासकार,
एक आज़ादी के पहले वाला और एक आज़ादी के बाद वाला, ठीक है। सो जो जीएस में जो फर्स्ट पेपर है मेंस में, उसमें आधुनिक भारत को शामिल किया गया है। यहाँ पे आप गौर करें, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत को शामिल नहीं किया गया है, लेकिन प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत से भी हमारे क्वेश्चंस बन जाते हैं आर्ट एंड कल्चर के आधार पे, ठीक है, हेरिटेज और कल्चर के आधार पे। सो ये 2 विषय ये हो गए। इसके बाद जो तीसरा विषय हमारा है वो रहता है विश्व का इतिहास। और विश्व के इतिहास में बेसिकली जो 18वीं सदी और उसके बाद की घटनाएं हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी सिलेबस जब देखेंगे तो आपको समझ आएगा। फिर जो हमारा चौथा सब्जेक्ट शामिल है जीएस पेपर 1 में, उस सब्जेक्ट का नाम है भारतीय समाज, यानी कि इंडियन सोसाइटी। इसका वेटेज भी बहुत ज़्यादा है, 250 अंकों में से इसका करीब 75 से 80 और 95 कई बार 100 अंकों तक इसमें प्रश्न शामिल होते हैं। और लास्ट जिसका 100 से कम तो शायद ही कभी वेटेज रहता हो इस पेपर में, वो है भारत सहित विश्व का भूगोल, मतलब भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। तो अच्छी गौर से देख लो इस पूरे स्ट्रक्चर को। सामान्य अध्ययन पेपर 1, उसमें शामिल टोटल ये 5 सब्जेक्ट। चाहो तो बढ़िया सा इसका क्लीन स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और आज पेन पेपर लेके बैठियो ताकि एक एक चीज़ आप लिखते चलो। तो संरचना के बाद हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि पेपर में हर विषय का भार कितना होता है, ठीक। सो टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप देख सकते हो। उसके बाद 2017 से लेके 2023 तक मेंस में हर साल जीएस पेपर 1 में किस विषय से कितने अंकों के प्रश्न पूछे गए वो मैंने इस टेबल में आपके लिए यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, ठीक है। और बहुत मेहनत लगती है इस डेटा को कलेक्ट करने में और आपके पास बिल्कुल सीधा सीधा पहुँचाने में, ठीक है। आप यदि इसको ऐसा करने में लग जाओगे आपको 2-3 दिन कम से कम लगेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इन 7 सालों का पूरा डेटा आपके पास दिखा रहा हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसका कारण मैं आपको बताऊँगा और कारण भी बहुत वैलिड है। अभी जब सिलेबस देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारतीय विरासत और संस्कृति, यानी इंडियन हेरिटेज और कल्चर। 2017 में 10 नंबर का एक प्रश्न आया था। 2018 में क्या किया, एक 10 नंबर का दिया और एक 15 नंबर का दिया, तो टोटल 25 नंबर हो गए। इसके बाद फिर 10 और फिर 50। आप देख सकते हो 2020 में एकदम से वेटेज बढ़ गया थोड़ा और फिर वापस से 10 पे पहुंच गए। फिर उसके बाद 40 और 40 पे कंटिन्यू है। और 2024 का आंकड़ा अभी आपको पता है कि आया नहीं है, सितंबर में मेंस होंगे 2024 के, तो आपको वहाँ से फिर डेटा मिलेगा, तो आप देख लेना वहाँ पे, ठीक है। मैं भी हो सकता है वीडियो ले आऊँ, जैसे ही पेपर हो जाए तो मैं आपके पास शायद पेपर का एनालिसिस लेके आ जाऊँ। तो इस तरीके से भारतीय विरासत और संस्कृति का वेटेज रहता है 250 में से 10, 25, 10, 50, 10, 40, 40, ठीक है। इसके बाद आधुनिक भारत का वेटेज कितना रहता है, तो 2017 में तो 65 था, फिर उसके बाद 50, 50, फिर 25 थोड़ा कम हो गया, बाकी फिर से 50 पहुंच गया, फिर 35 और फिर 25, ठीक है। तो इसका भी आप एक औसत निकाल सकते हो कि ये जो हेरिटेज और कल्चर है उससे थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रखता है। लेकिन जो हेरिटेज और कल्चर है वो जनरली हिस्ट्री का ही हिस्सा माना जाता है, तो यदि आप इनको जोड़ के देखो तो आराम से आपको अच्छा खासा वेटेज मिल जाएगा इसमें, ठीक है। इसके बाद जो अलग सब्जेक्ट है, मतलब है तो हिस्ट्री ही पर इंडियन हिस्ट्री से थोड़ा अलग है, वो है वर्ल्ड हिस्ट्री। और वर्ल्ड हिस्ट्री का एक साल में वो क्वेश्चन देते हैं, फिर अगले साल क्वेश्चन नहीं देते। तो 10, फिर 0, फिर 15, फिर 0, फिर 15, फिर 0, फिर 10। तो इस हिसाब से जो प्रेडिक्शन है वो ये हो सकती है कि 2024 में वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चन आएगा नहीं। बाकी मुझे ऐसा लगता नहीं है इस बार आएगा। जो प्रीलिम्स अभी एग्ज़ाम हुआ है उसके हिसाब से वर्ल्ड के बारे में इतनी सारी इन्फॉर्मेशन पूछी इंटरनेशनल रिलेशंस को लेके, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से इस बार मिस होने वाला है। वर्ल्ड हिस्ट्री से भी क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। लेकिन यदि नहीं भी आता है तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। इसके बाद हैं हमारे 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पेपर इस जीएस पेपर में, ठीक है। तो एक है भारतीय समाज और इसका वेटेज कंटिन्यूअसली बढ़ता गया है, ठीक है, कम नहीं हुआ है। आप देख सकते हो 2017 में 65 था, फिर 75, 75, 75, फिर 80, फिर 75, फिर 105। अब इस 105 में कुछ लोग कहेंगे कि नहीं वो हिस्ट्री का नहीं है, वो कल्चर का प्रश्न है, सोसाइटी का नहीं है, वो कल्चर का प्रश्न है। कोई कहेगा नहीं सोसाइटी का नहीं है, वो जियोग्राफी का है। तो अभी जब आप क्वेश्चन वगैरह देखोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। असल में एक ही क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है कि आधा हिस्सा उसमें सोसाइटी का रहता है, तो पता लगा आधा कल्चर का आ गया, फिर पता लगा आधा उसमें भूगोल का आ गया। सो इस तरीके से कुछ लोग उसको
कहीं रखते हैं, कुछ कहीं रखते हैं। बाकी आप ये मान के चलो कि 250 के अंदर अंदर तो ये पूरा शामिल रहता ही है। तो इसमें आप ये समझ लो कि इन तीनों का वेटेज मिला के जितना होता है, इन दोनों का अकेला उतना वेटेज होता है, ठीक है, भारतीय समाज का और भारत सहित विश्व के भूगोल का। तो आप देख सकते हो कि भूगोल जो है वो भी 100 100 100 100 फिर 95 फिर 100 और फिर 70। वो 70 इस हिसाब से हो गया कि ऊपर 105 हो गया। यदि मैं ऊपर 105 को थोड़ा कम कर दूं तो नीचे फिर से 100 पे आ जाएगा वो आराम से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही कुछ ऐसे फंसा के पूछे गए हैं कि वो आधा हिस्सा भूगोल का, आधा समाज का। तो आपको समझ आ गया इतना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा और देखते हैं कि टॉपर्स को कितने अंक मिलते हैं इस पेपर में, ठीक है। 250 में से 2023 और 24 के टॉपर्स को कितने कितने अंक मिले। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको टॉपर्स तो बता ही दिए थे, तो आपको नाम याद होंगे, आदित्य श्रीवास्तव, अनिमेश प्रधान और अनन्या रेड्डी। आदित्य श्रीवास्तव 250 में से इनको मिले हैं 104। आपको आश्चर्य लग रहा होगा थोड़ा सा, क्योंकि आप अपने स्कूल में और कॉलेज में तो आप भर भर के अंक ला रहे थे, ठीक है। स्कूल में पता लगा कुछ टॉपर ऐसे भी होंगे जिनको स्कूल में मैथमेटिक्स में 100 में से 100 मिल गए, कहीं पे आपको 100 में से 90 मिल गए, लेकिन इधर 104 250 में से, इधर 109। अब ऐसा नहीं है कि इनका पेपर ख़राब गया, क्योंकि जो जिसकी दूसरी रैंक है उसके भी 109 आए हैं, तो कोई बहुत अंतर है नहीं, तीसरी रैंक के भी 109 हैं। तो आप मोटा मोटा मान के चल सकते हो कि ये 109 110 के आसपास ये टॉपर्स का स्कोर रहा है। 2023 और 24 की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इसके बाद यदि हम आगे बढ़ें और इससे और पहले का देखें 22 और 23 का, तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि स्कोर थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है। जो इशिता किशोर हैं, इशिता किशोर को मिले हैं 121 250 में से। गरिमा लोहिया के 104 हैं, जैसे पिछले टॉपर्स का स्कोर बताया था मैंने। फिर उमा हारथी, इनका स्कोर है 113। तो आपको अंदाज़ा लग रहा है, इससे आपका फ़ायदा ये होगा कि यदि आपने सोचा कि 250 का पेपर रहता है, तो जिस हिसाब से मैं पढ़ता हूँ स्कूल में या फिर कॉलेजेस में मेरा जो स्कोर रहता था, तो इसमें मैं 200 के प्लस तो प्राप्त कर ही लूँगा या कर ही लूँगी। ऐसा शायद आप यदि सोच रहे हो, यदि आप बिगिनर हो तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं होता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में। यदि किसी के 50% मार्क्स आ गए एग्ज़ाम में, तो वो देश का टॉपर होता है, ठीक है, उसकी रैंक फर्स्ट होती है। तो यहाँ पे आप समझ रहे हो कि यूपीएससी में इतने ज़्यादा अंक नहीं मिल पाते, ठीक है। चैलेंजिंग भी है वो, बहुत सारे रीजन्स हैं क्यों नहीं पहुँच पाता टॉपर्स का स्कोर, तो हर चीज़ के पीछे एक कारण है। इसके बाद और देख लो आप, 1 साल का और, ये सब मैं इंग्लिश मीडियम का बता रहा हूँ अभी आपको, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड और थर्ड रैंक जो होता है, इवन 4th रैंक, वो इंग्लिश मीडियम वालों का ही होता है। अभी तक टॉप जो 17 है वहाँ तक इंग्लिश मीडियम ही रहा है। 18 में आया था रवि कुमार सेहाग का, सो वहाँ तक हिंदी मीडियम की पहुँच अभी हुई है। अब आप यहाँ पे 21-22 में देखो, यहाँ पे स्कोर और ज़्यादा मिलेगा आपको। जो फर्स्ट रैंकर हैं श्रुति शर्मा, उन्हें 250 में से 119 मिले, लेकिन जो सेकंड रैंकर हैं उनको 250 में से 135 मिले, और ये बहुत स्कोर है। 135 याद रखना आप, ठीक है, ताकि आपको कभी ये ना लगे कि 135 नहीं मिल सकते, 135 भी मिलते हैं। उसके बाद जो थर्ड रैंकर हैं ऐश्वर्य वर्मा, उनको मिले हैं 118। और ये मैं जीएस की बात कर रहा हूँ, ऑप्शनल तो बस यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इंग्लिश मीडियम का था सबका। अब आपके मन में ज़रूर इच्छा होगी कि अच्छा ठीक है, ये इतना स्कोर करते हैं इंग्लिश वाले, तो हिंदी वालों का स्कोर कितना रहता है। तो ऑब्वियसली वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो हिंदी मीडियम का आप देख सकते हो यहाँ पे, हिंदी मीडियम में जो 13वीं रैंक है, आई एम सॉरी अभी मैंने आपको 18वीं बताया था, ठीक है, तो 13वीं रैंक अब तक की सबसे टॉप रैंक रही है, वो रही है बहुत ही शानदार टॉपर निशांत जैन की, ठीक है। बहुत ही मस्त पर्सनालिटी है, इनके बारे में यदि आप थोड़ा सा देख सको, इनको जान सको या इनको सुन सको, तो आप देखना बहुत अमेजिंग पर्सनालिटी, ठीक है, हिंदी माध्यम में। तो उनकी 13वीं रैंक आई थी 2014 में, और उनको GS1 में मिले थे 89। आप सोचो कितने कम है, 100 भी नहीं पाए, 100 में भी 11 कम है। और अभी आप देख रहे थे वहाँ पे कि लोगों के 110 120 वगैरह तक मिल रहे थे, 135 तक। तो ये बहुत पीछे रह गए। अगर इनको भी ठीक ठाक मिल जाते 100 के आसपास, तो शायद कुछ इनकी रैंक अलग होती। बाकी ठीक है, 13वीं रैंक भी बहुत होती है, और हिंदी मीडियम के तो ये मतलब हीरो हैं ये लोग, ठीक है। तो निशांत जैन के बाद फिर रवि कुमार सेहाग, इनकी रैंक थी 2021 में 18वीं रैंक, और इनको 250 में से 98 मिले थे। इसके बाद जो 33rd रैंक आई थी वो थी गंगा सिंह की,
और गंगा सिंह को मिले थे 250 में से 119। तो ये तो ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों के बराबर का स्कोर है। और इनका एग्ज़ाम 2016 में हुआ था और बहुत ही कम एज में ये IAS बने हैं। इसके बाद मैं अभी एक स्लाइड और बता रहा हूँ आपको, जिसमें कुछ लड़कियाँ भी शामिल हैं। तो इसमें आप देख सकते हो 66वीं रैंक 2022 के एग्ज़ाम में कृतिका मिश्रा, ये हिंदी माध्यम से हैं, वही मैं आपको दिखा रहा हूँ। इनको GS में मिले थे 106, तो ये भी वही फर्स्ट रैंकर के बराबर का स्कोर है। फिर उसके बाद जो 104 रैंक आई थी प्रहलाद नारायण शर्मा, जो पिछले वीडियो मैंने प्रहलाद नारायण सिंह बता दिया था, तो आप करेक्ट कर लेना उसको। 2021 में इन्होंने एग्ज़ाम दिया था और इनको मिले थे 250 में से 104, तो ये भी ठीक है। फिर उसके बाद दिव्या तनवर का था 2022 में, इनके हैं 101 250 में से। सो ये एक जनरल स्कोरिंग है और आप आराम से समझ गए होगे कि कुछ भी कर लो, इंग्लिश मीडियम का देख लो, हिंदी का देख लो, किसी भी ऑप्शनल सब्जेक्ट का देख लो, वो मैटर नहीं करता। टॉपर्स का जो स्कोर है उसका एवरेज निकालें हम तो वो 110 और 120 के आसपास ठहरता है, ठीक है, जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में, जिसमें 5 सब्जेक्ट शामिल हैं। और अब हम उन सभी सब्जेक्ट्स का एक एक करके सिलेबस देखने वाले हैं। तो सिलेबस डिस्कशन, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर का सिलेबस। सो ये रहा हमारा सिलेबस। सामान्य अध्ययन पेपर 1, ये एक्चुअली पेपर 2 होता है, ठीक है। पेपर 1 जो होता है वो ऐसे का पेपर होता है, तो पेपर 2 ये सभी 7 में से है और नाम है सामान्य अध्ययन फर्स्ट। इसमें सब्जेक्ट जो शामिल हैं, इसका पूरा नाम है पेपर का, वो है भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व का इतिहास, भूगोल और समाज, ठीक है। सो इतने सारे विषय इसमें शामिल हैं। अब यूपीएससी ने क्या किया है, ये यूपीएससी का ओरिजिनल PDF नहीं है सिलेबस वाला, ठीक है। उसमें भी सेम यही सिलेबस है, पर उसमें जब आप हिंदी वाला देखोगे तो इंग्लिश नहीं मिलेगा और इंग्लिश वाला यदि आप देखोगे तो हिंदी नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, उसमें ये पॉइंट बस दिए हैं जो यहाँ पे लिखे, ये जो ऊपर मैंने लिखा हुआ है ये नहीं दिया है ओरिजिनल सिलेबस में। तो आपको समझाने के लिए कि ये जो पॉइंट है वो कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत बिलोंग करता है, ये बताने के लिए मैंने ये नया PDF क्रिएट किया है आपको समझाने के लिए। यदि आपको ये PDF चाहिए हो तो बता देना, मैं आपको लिंक वगैरह दे दूंगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना आप। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे भारतीय विरासत और संस्कृति का जो सब सिलेबस है वो, और इसमें एक ही पॉइंट है, इसके बाद आधुनिक भारत का इतिहास आ जाता है। सो इसमें आप देखोगे भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के कला के रूप, यानी कि सबसे पहले आ रहा है आपका आर्ट, साहित्य मतलब लिटरेचर यानी जो हमारे लेखक हैं उन्होंने क्या रचनाएं लिखी हैं, गद्य है, पद्य है, या कहो महाकाव्य है, नाटक है, उपन्यास, कहानी वगैरह, ये सब। फिर उसके बाद वास्तुकला होता है, मतलब आर्किटेक्चर, जैसे कि भवन निर्माण, मंदिर वगैरह निर्माण, या फिर शहरों का विकास, सड़कें इत्यादि, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आती हैं। तो बेसिकली इसमें आपको 2 बातें समझनी है, एक तो कब से कब तक का पूछेंगे, तो प्राचीन काल से आधुनिक काल तक, ठीक, सारी इन्फॉर्मेशन पूछेंगे। लेकिन यहाँ पे राजा महाराजा, राजवंश या फिर युद्ध वगैरह नहीं पूछेंगे, समझना, ये कल्चर का पेपर है। सो जैसे यदि आप मुग़ल काल पढ़ते हो, मुग़ल काल आपने पढ़ा होगा अकबर वगैरह के बारे में, तो यदि आप मुग़ल काल पढ़ते हो तो उसमें ये नहीं पूछेंगे कि अकबर का साम्राज्य कितना फैला था या फिर अकबर के उत्तराधिकारी कौन थे, बल्कि उसमें ये पूछा जाएगा कि अकबर के शासनकाल में समाज में सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, वहाँ पे कौन कौन सी रचनाएं लिखी गई। जैसे अकबर के जो नवरत्न थे उनमें बहुत सारे साहित्यकार भी थे, तो उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। फिर किस प्रकार की कला का विकास हुआ अकबर के दौरान, उस कला की क्या विशेषताएं हैं, संस्कृति पे क्या प्रभाव छोड़ा। फिर वास्तुकला किस प्रकार की थी, क्या परिवर्तन था, या फिर प्राचीन काल की वास्तुकला में मुग़ल काल तक क्या परिवर्तन आए। इस तरीके से चीज़ों को पूछा जाएगा इसमें, ठीक है। और इसमें लिखा है कि मुख्य पहलू शामिल होंगे, मतलब आपको इसमें PhD करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मुख्य बातें आप देखेंगे, पर ये ध्यान रहे आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, ठीक है, क्योंकि प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो भी बहुत लंबा है। यानी आप सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू करोगे तो आप उसके बाद आगे बढ़ोगे तो वैदिक समाज तक। वैदिक काल भी 2 प्रकार का है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। इसके बाद फिर आप आगे बढ़ोगे तो महाजनपद काल, यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें, जब महानगरों का विकास होना शुरू हुआ।
तो यहाँ से आप महाजनपद काल पढ़ोगे, फिर आप और आगे बढ़ोगे तो इसके बाद फिर आपका मौर्य काल आ जाता है। मौर्य काल में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक वगैरह को आप पढ़ोगे। इसमें आप देखोगे कि किस प्रकार से कला का विकास हुआ, क्या मूर्तियाँ बनाई गई, या फिर धर्म या दर्शन की क्या स्थिति थी। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैंने आपको सिर्फ प्राचीन भारत का बताया। इसके बाद मध्यकालीन भारत भी होता है, जिसमें जनरली आप 2 फेज़ पढ़ते हो, एक दिल्ली सल्तनत का पढ़ते हो और एक पढ़ते हो आप मुग़ल काल, ठीक है। सो इसमें भी बहुत सारा विकास हुआ है। कुतुब मीनार वगैरह हो गया, या लाल किला हो गया, या और ताजमहल वगैरह हो गया। तो कितनी सारी चीज़ों का निर्माण हुआ है। उन सारी चीज़ों के सारे फैक्टर आपको लगभग कवर करने हैं और बढ़िया से नोट्स वगैरह बनाने हैं। आई होप ये सिलेबस एक लाइन का आपको समझ में आ गया होगा कि यूपीएससी एक लाइन में लिख के दे रहा है, लेकिन इसका मतलब क्या है। और अभी मध्यकाल का मैंने आपको बताया, आधुनिक काल भी इसमें शामिल है। सो ये हो गया भारतीय विरासत और संस्कृति का आपका सिलेबस। अब यदि ये आपने देख लिया हो तो मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस दिखाना चाहता हूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस सिलेबस के अंतर्गत। सो यहाँ पे अब आप हमारे क्वेश्चंस देख सकते हो कि इंडियन हेरिटेज और कल्चर से किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे, और यहाँ पे मैंने ईयर नहीं लिखा है, ठीक है। अलग अलग ईयर से जनरली पिछले 3-4 सालों के पेपर से मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, और ये 2023 के पेपर का क्वेश्चन है। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को अच्छे से देखोगे, प्राचीन भारत के विकास की दिशा में, आप देखो प्राचीन भारत अभी देखा था हमने, तो प्राचीन भारत के विकास की दिशा में, यानी प्राचीन भारत में जो जो कुछ डेवलपमेंट हुआ, चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता के दौर में हो, या मौर्य काल के दौर में हो, या फिर गुप्त काल के दौर में हो, ठीक। भौगोलिक कारकों की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अब आप देखो यहाँ पे भूगोल के कारकों की चर्चा करनी है और बताना है आपको कि प्राचीन भारत के निर्माण में भौगोलिक कारकों ने किस प्रकार से भूमिका निभाई। अब आप कहोगे इसको कैसे करते हैं, भौगोलिक कारक की क्या भूमिका। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं पे यदि कोई नदी बह रही है और उस नदी के किनारे पे कोई सभ्यता का विकास हुआ है, तो आप ये समझो कि सिंधु घाटी सभ्यता के विकास में सिंधु नदी का महत्वपूर्ण रोल है। तो एक कारक तो ये हो गया। फिर दूसरा आप देख सकते हो कि जैसे महाजनपद काल के दौरान जो मगध साम्राज्य था, या मगध जो जनपद था, महाजनपद, उसमें आप देखोगे तो एक भौगोलिक कारक ये था कि ये गंगा और यमुना के बीच में स्थित था ये क्षेत्र, दो आप जिसको हम बोलते हैं। तो ये भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था। इसलिए हुआ क्या कि यहाँ पे जो मगध साम्राज्य है वो बहुत अधिक समृद्ध बन गया, ठीक। ये पहला प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में समझा दिया। बाकी आप समझ सकते हो कि किस तरीके से आपको और डील करना है। मैं आपको आगे और क्वेश्चन दिखाता हूँ, आप दिमाग लगाना थोड़ा। स्पष्ट करें कि मध्यकालीन भारतीय मंदिरों की मूर्ति कला। अब आप देखो, यहाँ प्राचीन भारत का उठाया मैंने, यहाँ पे मध्यकालीन भारत का देखा। मध्यकालीन भारत में दिल्ली सल्तनत और मुग़ल काल। तो मंदिरों में जो मूर्ति कला हुई है, प्रश्न कहता है कि उस दौर के सामाजिक जीवन का प्रतिनिधित्व करती है। कहने का मतलब कि मध्यकाल में जो मंदिर बनाए गए, उन मंदिरों में जो मूर्तियाँ हैं, वो मूर्तियाँ ठीक उसी जीवन पर आधारित हैं जो जीवन उस टाइम पे यानी मध्यकाल के समय पे लोग जिया करते थे। समझ गए? मध्यकाल के लोग किस तरीके से रहन सहन था उनका, क्या उनकी विशेषताएं थीं, उन्हीं सब चीज़ों की एक झलक प्रस्तुत करती हैं वो मूर्तियाँ जो मध्यकाल के मंदिरों में स्थापित हैं। आ गया प्रश्न समझ में? इसके बाद तीसरा क्वेश्चन और देख लो। भारतीय दर्शन एवं परंपरा ने भारतीय स्मारकों की कल्पना और आकार देने में उनकी कला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विवेचना कीजिए, मतलब डेलिब्रेट या डिस्कस। 250 शब्दों में उत्तर लिखना है और 15 अंकों का क्वेश्चन। इस प्रश्न को थोड़ा डिकोड करो, समझो इसको। भारतीय दर्शन और परंपरा एक टर्म हो गया, फिर भारतीय स्मारक दूसरा टर्म हो गया। स्मारक मतलब भवन इत्यादि, ठीक है, जिसमें मंदिर वगैरह सब शामिल है। तो उन स्मारकों की कल्पना और आकार, तो उस टाइम पे इन भारतीय स्मारकों की जो कल्पना और आकार देने की जो कला है, वो कला भारतीय दर्शन परंपरा से प्रभावित है। जैसे कि जैन मठ हो गए, जैन मंदिर हो गए, या बौद्ध मठ या गुफाएं, इन सब में आप देखोगे कि जो थॉट प्रोसेस है, दर्शन मतलब होता है थॉट प्रोसेस, उसकी झलक आपको देखने को मिलेगी उन भारतीय स्मारकों में।
सो ये था भारतीय संस्कृति एवं विरासत के कुछ प्रश्न। अब आपको अप्रोच क्या रखनी है इसमें ज़रा वो भी देख लो। अप्रोच मतलब दृष्टिकोण, ठीक है, यानी किस तरीके से आपको इस पेपर को देखना है जब आप पढ़ाई करो। तो सबसे पहले तो अंतर्विषयक दृष्टिकोण यानी इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कि जब आप इस विषय को पढ़ो तो अन्य विषयों से इसको जोड़ के देखो, सीधा सा मतलब। फिर इसके बाद इतिहास के विभिन्न कालखंडों में, जैसे अभी मैं आपको बता रहा था प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में भी कुछ कालखंड हैं, जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल, हड़प्पा काल जिसको आप बोलते हो, फिर उसके बाद वैदिक काल, फिर मौर्य काल, फिर गुप्त काल। तो ये अलग अलग काल, और उसी तरीके से मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के भी छोटे छोटे कालखंड हैं। तो यहाँ पे मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि ये जो विभिन्न कालखंड हैं उसमें आपको ये देखना है कि उस समय सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति क्या थी। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस तरीके से रहते थे और किन किन चीज़ों का प्रयोग करते थे, उनकी कला और संस्कृति क्या थी। सिंधु घाटी सभ्यता से जब वैदिक युग तक हम पहुँचते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता के कल्चर में और वैदिक कल्चर में क्या अंतर हुआ। फिर वैदिक कल्चर के बाद मौर्य कल्चर में क्या परिवर्तन आया, फिर उसके बाद प्राचीन से मध्यकालीन में आओगे तो क्या परिवर्तन हुए। आपको इस तरीके से थोड़ा दिमाग में रखना है, उन परिवर्तनों को रेखांकित करते चलना है, ठीक है। इसके बाद फिर ऐसे परिवर्तनों के पीछे निहित सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तथा भौगोलिक कारण। अभी देखो भौगोलिक कारण पे क्वेश्चन था, तो आपको देखना है कि ये जो परिवर्तन हुआ तो क्यों हुआ। मान लो यदि हम कहें कि भाई पहले के लोग युद्ध में और नॉर्मल तीर कमान का प्रयोग करते थे, ठीक है, वैदिक युग में। इसके बाद जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, महाजनपद काल में आते हैं, तो वहाँ पे आप देखोगे कि लोहे का जो आविष्कार हुआ, लोहे की जो खोज हुई, तो उसमें घातक टाइप के हथियार बनाने स्टार्ट कर दिए लोगों ने, बड़ी बड़ी सेनाएं रखनी शुरू कर दी राजा महाराजाओं ने। तो इस तरीके से एक प्रकार का परिवर्तन होता रहता है समय के साथ। वो परिवर्तन क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है उसको भी आपको थोड़ा देखते चलना है। और सबसे बड़ी बात, वर्तमान स्थिति से आपको तुलना करते चलना है कि उस टाइम पे ऐसा चलता था तो अच्छा ठीक है, आज क्या होता है। सो इस तरीके से आपको ये अप्रोच रखनी है। और लास्ट में आप देखोगे किसी काल विशेष में देश के अलग अलग स्थानों की स्थितियों की तुलना। कहने का मतलब उत्तर भारत में जो संस्कृति है, पता लगा दक्षिण भारत में कोई दूसरी संस्कृति है। अब गुजरात में कोई दूसरा कल्चर है, पता लगा उत्तर पूर्वी भारत में कुछ और ही कल्चर है। तो आपको वही देखना है कि मुग़ल काल के टाइम पे दिल्ली वाले एरिया में क्या चल रहा था, तो वहीं कर्नाटक मैसूर वाले एरिया में क्या चल रहा था। सो यू मस्ट बी केयरफुल अबाउट दैट। तो ये हो गया हमारे आर्ट और कल्चर का दृष्टिकोण या अप्रोच। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए, अप्रोच देख ली। अब बात आती है कि आप पढ़ाई कैसे करोगे, कौन से सोर्स वगैरह को आप उठाओगे पढ़ाई करने में। तो उसमें आप देखोगे सबसे पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको पढ़ना है NIOS की सेकेंडरी लेवल की एक बुक आती है, भारतीय संस्कृति और विरासत। मार्केट में नहीं आती है, PDF आप डाउनलोड कर लेना NIOS की वेबसाइट से। तो ये बहुत अच्छी बुक है मेरे ख्याल से, और आपका फाउंडेशन मजबूत करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। तो आपको स्टार्टिंग यहीं से करना है एज अ बिगिनर, ठीक। दूसरी बुक्स भी होती हैं स्टैंडर्ड बुक्स, तो उनसे स्टार्ट मत कर देना। तो NIOS की बुक से आपको स्टार्ट करना है। इसके बाद जब बुनियादी समझ या बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको लग जाए, फिर आपको क्या करना है कि सिलेबस को कवर करना है। और सिलेबस को कवर करने में मैंने आपको बताया UPSC ने एक लाइन लिख के दी है सिलेबस में, लेकिन वो वास्तव में एक लाइन नहीं है, उसमें बहुत बड़ा सागर है। तो वो सिलेबस आप कवर कैसे करोगे, उसके लिए एक बुक आती है मैग्रो हिल पब्लिकेशन की, नितिन सिंघानिया सर की बुक आती है। वैसे मुझे बहुत ऐसी तो नहीं लगी कि ये बहुत एकदम गेम चेंजिंग बुक है, बाकी ठीक है, अच्छी बुक है, प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत अच्छी है। लेकिन मेंस के हिसाब से यदि आपको देखना है तो ये NIOS की बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। सो ये 2 पुस्तकें हो गई आपकी। और एडवांस्ड स्टडी के लिए आपको इसमें कोई बुक रिकमेंड मैं नहीं करूँगा। जब आपको एडवांस थोड़ी सी पढ़ाई करनी हो तो इसी को देख लेना, फिर से इनका रिवीजन कर लेना दोनों का, ठीक है। एडवांस के लिए कोई नई बुक की ज़रूरत इसमें नहीं है। तो हर एक सब्जेक्ट के लिए मैं आपको अध्ययन सामग्री इसी तरीके से दिखाऊंगा। तो इस तरीके से जनरल स्टडीज़ के पेपर का जो पहला सब्जेक्ट है भारतीय विरासत और संस्कृति, उसके बारे में हमने सारी बातें समझ ली, डिस्कस कर ली। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और सिलेबस डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत का इतिहास। तो सबसे पहले इसके सिलेबस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से जंप करके चलते वही PDF पे, सिलेबस वाले पे। तो ये रहा आपका वो PDF
और इसमें ये रहा आपका आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसको आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में देख सकते हो, मैंने खास आपके लिए तैयार किया हुआ है। आधुनिक भारत के इतिहास में जो पहला पॉइंट आपको मिलेगा, 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर, 18वीं सदी क्या होती है, सदी माने 100 साल का समय। 18वीं सदी का मतलब होता है, देखो 1700 साल जब हो गए तो 1700 साल हो गए, 100 माने सदी, तो 17 सदियाँ बीत गईं। अब 1700 साल के बाद जो 1701 होगा आपका, वो कहलाएगा 18वीं सदी का पहला साल। समझ गए? जैसे अभी ये 2000 वाला चल रहा है तो सामने क्या लगा है 20 और लिखा हुआ है 24, तो ये जो 20 लिखा है ना, आप इसको कहो कि 20 सदियाँ बीत गईं। अब जो चल रही है वो 21वीं सदी चल रही है, सुना है आपने 21वीं सदी? तो 18वीं सदी का मतलब होगा 1700 से या 1701 से 1800 तक का पूरा समय, ठीक है। इसके बाद 19वीं सदी लग जाएगी। तो 1700 से 1800 के बीच में क्या क्या हुआ, यहाँ पे बोल रहा है 18वीं शताब्दी के लगभग मध्य से, मध्य का मतलब होगा ये 1750 के आसपास, ठीक है। तो लगभग मध्य का मतलब है, यहाँ पे मैं संकेत आपको बता दे रहा हूँ, वो 1757 की बात कर रहे हैं, जब प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी के युद्ध से लेकर वर्तमान समय तक इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्ति और महत्वपूर्ण विषय यानी कि मुद्दे वगैरह, ठीक है। इशूज़ इसमें इंग्लिश में लिखा है, आप देख सकते हो ट्रांसलेशन। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट, सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज़ एंड इशूज़, ठीक है। ये पहला पॉइंट है, समझ गए। इसमें बहुत लंबी चीज़ें कवर हो गई, आप समझ पा रहे हो। इसके बाद फिर आगे बोल रहा है यहाँ पे सिलेबस हमारा, स्वतंत्रता संघर्ष, द फ्रीडम स्ट्रगल। इसके विभिन्न चरण, और कौन कौन से चरण हैं, तो इसमें आप देखोगे स्वतंत्रता संघर्ष में कि जैसे एक चरण तो सबसे पहले होता है वो 1857 की क्रांति वाला। फिर उसके बाद यदि आप और आगे बढ़ोगे तो नरम दल और गरम दल के बारे में आपने सुना होगा। तो नरम दल और गरम दल के बाद फिर आपने देखा होगा महात्मा गांधी की एंट्री होती है, दक्षिण अफ्रीका से आते हैं महात्मा गांधी। तो उसमें उनका असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस तरीके से ये पूरे हमारे स्वतंत्रता संघर्ष की कहानी रहती है। तो इसमें देश के विभिन्न भागों में, मैंने आपको बोला था जब आप कहीं एक पॉइंट पे स्टडी कर रहे हो तो आप देखो उसी टाइम पे देश के दूसरे एरिया में क्या हो रहा था, ठीक है। सो वो भी आपको दिमाग में रखना है। और इस संग्राम में अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति यानी जो स्वतंत्रता सेनानी हैं वो, उनका योगदान इत्यादि। अब जैसे क्या होता है कि मान लो कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उसकी कोई विशेष जयंती है या कोई विशेष दिवस है, या फिर मान लो 100 साल पूरे हुए हैं, या कोई वर्ष मतलब स्वर्ण जयंती बोल सकते हो, रजत जयंती वगैरह जो भी आता है। यदि कुछ ऐसा खास प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है करंट ईयर में और वो किसी कारण से वो व्यक्ति या वो घटना चर्चा में आ गई है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेंस में उससे क्वेश्चन बनेगा, मेंस में बनेगा और प्रीलिम्स में भी बनेगा। सो इस तरीके से ये दूसरा पॉइंट आपका हो गया स्वतंत्रता संघर्ष, ठीक है। फिर उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है हमारा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, वो है स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन। आप जिस तरीके से इंडिया का मैप देखते हो ना, जिसमें जितने भी राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश वगैरह हैं, ऐसा ये स्वतंत्रता के पहले नहीं था। स्वतंत्रता के बाद उसका पुनः एकीकरण किया गया, पुनर्गठन किया गया, ठीक है। और आपको 1956 का पुनर्गठन अधिनियम यदि आपने पढ़ा हो, नहीं भी पढ़ा है तो पढ़ोगे आप, चूँकि बिगनर हो तो हो सकता है नहीं पढ़ी हो आपने चीज़ें। सो ये था हमारा हिस्ट्री का सिलेबस, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद अब हम देख लेते प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले वर्षों के प्रश्न। तो अभी भी मैं आपको 3 ही प्रश्न दिखाऊंगा, आप समझने की कोशिश करना। पहला प्रश्न ये रहा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर, महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर। देखो अभी अपन लोग क्या पढ़ के आए कि जो महत्वपूर्ण व्यक्ति वगैरह हैं उनके बारे में क्वेश्चन बनेंगे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, आप कोई और पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको मिलेगा महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर, तो इनके बारे में आपको मिलेगा आपस में तुलना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर, शिक्षा और राष्ट्रवाद के प्रति इनकी जो सोच थी, उनकी सोच में क्या अंतर था वो आपको बताना है। 150 शब्दों में उत्तर देना है, 10 अंक आपको मिलेंगे।
10 तो कभी नहीं मिलेंगे पूरे पूरे। बाकी यदि आपको 7 भी मिल रहे हैं ना तो 70% हो रहा है, मतलब आप टॉपर हो। 7 के ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है यार। तो महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ये दोनों क्या सोचते थे शिक्षा के विषय में और राष्ट्रवाद के विषय में, दोनों की सोच में क्या अंतर था वो आपको यहाँ पे लिखना है इस आंसर में। और बड़े आराम से आप एक इंट्रोडक्शन दोगे, फिर महात्मा गांधी के बारे में लिखोगे, ऐसे कॉलम बनाओगे, फिर रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में लिखोगे और फिर उपसंहार लिख दोगे। ठीक है, बड़े आराम से आपको इसमें, यदि आप अच्छे से इसको आंसर करते हो, फैक्ट वगैरह सही देते हो, वर्ड लिमिट भी ठीक रखते हो, आपकी राइटिंग वगैरह भी ठीक है, तो आराम से आपको इसमें 7 अंक तो मिल जाएंगे कम से कम। इसके बाद फिर इसको मैं इजी क्वेश्चन के अंतर्गत शामिल करूँगा। ठीक है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगाने बहुत। इसके बाद ज़रा आप दर्शन कर लो सेकंड क्वेश्चन के। क्वेश्चन कहता है भारत में औपनिवेशिक शासन, औपनिवेशिक शासन का मतलब अंग्रेजों का शासन, उपनिवेश वाला, ठीक है, कॉलोनी वाला शासन। तो भारत में औपनिवेशिक शासन ने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया। अब भारत के अलग अलग वर्ग थे, ठीक, अमीरों का वर्ग था, गरीबों का वर्ग था, आदिवासियों का वर्ग था, और साहित्यकारों का वर्ग था, मजदूरों का वर्ग था, किसानों का वर्ग था, वकीलों का वर्ग था। बहुत सारे अलग अलग प्रकार के समाज में वर्ग जैसे कि पहले व्याप्त थे, आज भी व्याप्त हैं, कुछ दूसरे तरीके से व्याप्त हैं, पहले अलग रूप में थे, आज अलग रूप में हैं। तो क्वेश्चन कहता है कि जो अंग्रेज़ों वाला शासन था उसने आदिवासियों को कैसे प्रभावित किया, ये देखना, ये क्वेश्चन का पहला हिस्सा है। अब दूसरा हिस्सा शुरू होता है। औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति, उत्पीड़न तो समझ गए, हैरेसमेंट, परेशान, तो आदिवासियों को जिस तरीके से परेशान किया अंग्रेज़ों ने, तो क्वेश्चन कहता है कि औपनिवेशिक उत्पीड़न के प्रति आदिवासियों की क्या प्रतिक्रिया थी। मतलब दो पक्ष हैं, एक अंग्रेज एक आदिवासी। अंग्रेज़ों ने आदिवासियों पे अत्याचार किया, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि अत्याचार किस प्रकार से किया। फिर क्वेश्चन का अगला भाग ये कह रहा है कि आदिवासियों ने उसका उत्तर कैसे दिया, किस तरीके से उन्होंने जवाब दिया। तो आपको यहाँ पे कुछ कुछ जो विद्रोह वगैरह हुए थे, कुछ आंदोलन हुए थे, उनको भी मेंशन करना पड़ेगा। और आपको इसका आंसर देना है 250 शब्दों में, और 15 अंक आपको इसमें मिल जाएंगे। ऑब्वियसली नहीं मिलेंगे, बट 15 में से यदि आपको 12 या 11 मिल रहे हैं वो भी बहुत हैं, 10 भी बहुत हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आप समझ गए, ऐसे प्रश्न बना के देता है यूपीएससी। तो ये दूसरा प्रश्न था। अब तीसरा प्रश्न देखो, असहयोग आंदोलन, अभी मैंने चर्चा करी थी, गांधी जी वाला पहला आंदोलन, ठीक है, पहला बड़ा आंदोलन। इसके पहले भी 3 छोटे छोटे आंदोलन किए थे महात्मा गांधी ने। तो असहयोग आंदोलन की बात हो रही है 1920, तो असहयोग आंदोलन, और दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन कहता है कि इस दौरान महात्मा गांधी के रचनात्मक कार्यक्रमों को स्पष्ट करें। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव, गांधी जी ने क्या नया किया वो आपको बताना है। तो ये हो गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चंस आपके आधुनिक भारत के। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा कि अप्रोच आपको क्या रखनी है। जनरली वही पिछली वाली अप्रोच इसमें शामिल रहेगी, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। फिर इतिहास के विभिन्न कालखंडों में सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक स्थितियाँ, कि समाज कैसा था उस टाइम पे, आर्थिक जनजीवन कैसा था, राजनीतिक क्या स्थिति थी। इसके बाद एक समय विशेष में भारत की अलग अलग स्थितियों पर, अलग अलग अवस्थितियों में क्या स्थिति थी वो भी आपको देखना है। फिर वर्तमान भारत के निर्माण में इतिहास की भूमिका, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप आधुनिक भारत को पढ़ोगे दिमाग में रखना कि आधुनिक भारत में ऐसा क्या हुआ है जो आज तक चला आया है, हमारे देश में अभी भी चल रहा है। जैसे संविधान का जो निर्माण हुआ है, आपने भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में सुना होगा, नहीं सुना तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये ऐसा अधिनियम है जो इंग्लैंड की संसद में पारित किया गया था भारत के लिए। इसने आज के भारत का जो संविधान है ना, इसकी नींव रखी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट ये एक्ट था और इसने बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा है भारत की आज की राजनीतिक स्थिति में। तो इसी तरीके से आपको सामाजिक स्थिति के बारे में भी पढ़ना है, आर्थिक स्थिति के बारे में भी पढ़ना है। ठीक है, सो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अभी से गांठ बांध के रख लो। ठीक, इसके बाद फिर राष्ट्रीय आंदोलन में विचारों की विविधता, अभी जैसे महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, तो फिर आपको वहाँ पे बाबा साहेब अम्बेडकर का भी देखना है, सुभाष चंद्र बोस का देखना है, भगत सिंह का भी देख लेना है, और इस तरीके से अन्य और जितने भी महत्वपूर्ण उस टाइम पे हमारे सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, जवाहरलाल नेहरू का भी देख लेना, और अन्य, और मैं अभी सबका नाम नहीं ले सकता, बहुत लंबी लिस्ट है,
तो आप देख लेना कि सब लोग किस तरीके की सोच रखते थे, क्योंकि आज़ादी सबको चाहिए थी, लेकिन आज़ादी का लक्ष्य एक जैसा होने के बावजूद भी उनके विचारों में समानता नहीं थी। सबके विचार अलग अलग आपको मिलेंगे। तो ये आधुनिक भारत के इतिहास की आपकी अप्रोच है जब आप पढ़ाई करोगे। इसके बाद फिर अब बुक्स वगैरह क्या रखनी है, अध्ययन सामग्री। तो अध्ययन सामग्री में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले तो आपको यूट्यूब पे एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी का एक ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, उसमें एक पूरी सीरीज़ डली है, नाम है आज़ादी की कहानी। वो आप देख लेना, बहुत अच्छा एनिमेटेड टाइप का वीडियो है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। उसमें बहुत ईजी वर्ड्स में आपको समझ आ जाएगी पूरी आधुनिक भारत की स्टोरी। ठीक है, वास्को डी गामा जब भारत आया था वहाँ से पूरी स्टोरी शुरू होती है। तो वो यूट्यूब चैनल पे आप देख लेना, एनसीईआरटी का ऑफिशियल चैनल है। ठीक है, ना मिले तो फिर बताना, मैं आपको कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगा, वैसे कोशिश करूंगा डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँ उसकी लिंक। ठीक है, इसके बाद यूट्यूब पे एबीपी न्यूज़ जो न्यूज़ चैनल है उस पर प्रधानमंत्री नाम से एक सीरीज़ डली है। इसमें आपको पता चलेगा आज़ादी के बाद का भारत। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आप दोनों यूट्यूब के वीडियोस की सीरीज़ देख सकते हो। इसके बाद बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद आपको पूरे सिलेबस को कवर करना है। तो सिलेबस के कवरेज के लिए आपने नाम सुना होगा, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन से एक बुक आती है राजीव अहीर सर की, आधुनिक भारत का इतिहास। तो वो आपको पढ़ना है और अकेली बुक पर्याप्त है मेरे ख्याल से। ठीक है, मेरे पास बहुत पुराना वर्जन है पर अच्छी बुक है, तो उसको आप देख सकते हो। तो ये हो गया सिलेबस का बेसिक कवरेज। इसके बाद फिर उन्नत अध्ययन यानी कि एडवांस्ड स्टडी। एडवांस स्टडी में आपको क्या करना, आपको कि एडवांस स्टडी होती क्या है। देखो यहाँ पे आपको मोटा मोटा समझ आ जाता है कि क्या है, क्योंकि ये स्कूल वाली स्टडी नहीं है। यूपीएससी का अपना बिल्कुल अलग ही पैटर्न है, अलग ही सिस्टम है। तो आपको एक बेसिक समझ के लिए पहले चीज़ों की शुरुआत करनी रहती है, तो विषय आपको समझ आ जाता है कि इसमें क्या है। पाठ्यक्रम का कवरेज इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको नहीं पता यूपीएससी कौन से टॉपिक से क्वेश्चन बना के दे रहा है। यदि आप उस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आंसर नहीं कर सकते तो छोड़ के तो कम से कम नहीं आना है, क्योंकि इतिहास गवाह है जो क्वेश्चन छोड़ के आया है वो बाहर हो गया। आप कुछ भी लिखो, जो बन पड़ रहा है वो लिखो, लेकिन आपको आंसर लिख के आना है। यदि 150 शब्दों में बोला है, आप 20 शब्दों में लिख के आ जाओ, कुछ भी लिख के आ जाओ 20-50 शब्दों में, लेकिन आप लिख के आओ। तो आप लिख के कब आ पाओगे उस टॉपिक के बारे में, जब आपने पूरा का पूरा सिलेबस कवर किया होगा, कोई भी टॉपिक आपने छोड़ा नहीं होगा। तो आप यदि बहुत अच्छा नहीं लिख सकते तो कुछ तो कम से कम लिख सकते हो। तो आप इससे देख लेना, और हो सकता है फिर भी कुछ टॉपिक्स के लिए आपको दूसरी बुक्स वगैरह देखनी पड़े, जैसे NIOS की, या फिर यूट्यूब पे कुछ सर्च करना पड़े तो वो भी देख लेना। बाकी ये आप इसको मेन स्ट्रीम बुक के रूप में रख लो। एडवांस स्टडी में आपको 2 किताबें पढ़नी है। DU मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदी माध्यम कार्यान्वयन निर्देशालय, यहाँ से बुक पब्लिश होती हैं, तो वहाँ की 2 बुक आपको देखनी है। इनके राइटर हैं विपिन चंद्र, मृदुला मुखर्जी, आदित्य मुखर्जी तथा अन्य और भी हैं नाम, तो आप देख लेना। इमेज यहाँ पे मैं नहीं लगा पाया हूँ, बाकी आप इसको लिख लो, जैसे ही सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उसमें 2 बुक्स हैं, एक भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, और मेंस के लिए ना इतना इम्पोर्टेंट होने वाली है ये बुक जितनी कि ये शायद ये ना होने वाली, राजीव अहीर सर वाली। तो ये जो बुक है भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। इसके बाद आज़ादी के बाद का भारत। अब यहाँ तक आपको आज़ादी के बाद का भारत नहीं मिलेगा शायद। ठीक है, नया एडिशन मैंने देखा नहीं है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तो थोड़ा देख लेना। बाकी यदि है भी तो भी यदि आप इस बुक को पढ़ोगे ना तो बहुत यूज़फुल है ये। इसमें आपको समझ आ जाएगा कि भारत में आज़ादी के बाद क्या क्या हुआ। तो जो मुख्य बड़े बड़े कानून हैं उनके बारे में आप पढ़ोगे, या जो लैंड रिफॉर्म्स वगैरह हुए हैं उनके बारे में पढ़ोगे, या बीच बीच में किस तरीके से पहले समाजवादी व्यवस्था थी हमारे देश में, उसके बाद 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए उनके बारे में। तो ये दोनों पुस्तकें आप पढ़ लेना, और चूँकि बिगिनर हो आपके पास पर्याप्त समय है, इतनी बुक्स आप पढ़ सकते हो। ठीक है, जो टॉपिक आपको स्पेक्ट्रम में ना मिले वो ये पहली वाली बुक में मिल जाएगा, यहाँ पे आप देख लेना उसको। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना, इसमें आपका पूरा सिलेबस भी कवर हो जाएगा, बेसिक्स भी क्लियर हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, एडवांस स्टडी भी हो जाएगी। ठीक है, तो अभी समझ आया आपको आधुनिक भारत का इतिहास। तो 2 सब्जेक्ट हमारे हो गए GS पेपर 1 के। ठीक है, इसके बाद हमें आगे बढ़ना है अगले टॉपिक की तरफ, अगले सब्जेक्ट की तरफ, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, यानी विश्व का इतिहास। तो सबसे पहले चलें उसी पेज पे, सिलेबस वाले पे।
और देखें कि वर्ल्ड हिस्ट्री में क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये रहा आपका विश्व का इतिहास वाला पेज, और इस सिलेबस में एक ही पॉइंट शामिल है, लेकिन आप देख सकते हो बहुत लंबा चौड़ा इसमें दिया गया है। आप इसको देखो, विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं। 18वीं सदी समझ गए, 1700 से 1800 के बीच, मतलब जिस ईयर में आपको सामने 1700 लगा मिले तो समझ लेना वो 18वीं सदी है। तो विश्व के इतिहास में 18वीं सदी की घटनाएं, जैसे कि औद्योगिक क्रांति, विश्व युद्ध। विश्व युद्ध तो आप देखोगे कि ये 20वीं सदी में हुआ था। राष्ट्रीय सीमाओं का पुनः सीमांकन, उपनिवेशवाद और उसकी समाप्ति। उपनिवेशवाद मतलब वही, अंग्रेज़ों ने शासन करना शुरू किया और फिर उसको समाप्त कैसे किया। ये केवल भारत पे शासन नहीं किया उन लोगों ने, ठीक है, अफ्रीका वगैरह में और विश्व के अन्य इलाकों में इन लोगों का शासन था, कॉलोनीज़ वगैरह बनाई थी उन्होंने, उपनिवेशवाद का पूरा प्रसार किया था। इसको साम्राज्यवाद भी आप नाम देते हो कभी कभी। तो उसकी शुरुआत और समाप्ति कैसे हुई वो भी आपको समझना है। फिर राजनीतिक दर्शन को समझना है। राजनीतिक दर्शन मतलब राज व्यवस्था किस तरीके से चलनी चाहिए, जैसे कि साम्यवाद, जैसे कि समाजवाद, जैसे कि पूंजीवाद, और इनके विभिन्न रूप, ठीक है। तो ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ना है, और समाज पर इनके क्या प्रभाव हुए वो भी आपको देखना है। सो इस तरीके से इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ नीचे आप पढ़ सकते हो। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड माने शामिल करना, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड विल इंक्लूड इवेंट्स फ्रॉम 18th सेंचुरी, फ्रॉम माने से, ये नहीं बोल रहा हूँ कि केवल 18वीं शताब्दी की, 18वीं शताब्दी से। तो 18वीं शताब्दी से जो इवेंट्स हैं वो सच एज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, वर्ल्ड वॉर्स, रीड्रॉल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, कॉलोनाइजेशन एंड डीकॉलोनाइजेशन, पॉलिटिकल फिलॉसफीज लाइक कम्युनिज्म, कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एट्सेट्रा, देयर फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन द सोसाइटी। सो इस तरीके से विश्व के इतिहास का आपका सिलेबस था। आप समझ गए हो कि छोटा सा सिलेबस हो, कि बहुत ज़्यादा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें भी बहुत आपको डिटेल में जाना है चीज़ों के, लेकिन एक बेसिक समझ आपको होनी चाहिए। तो वर्ल्ड हिस्ट्री भी आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। अब हम चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं विश्व के इतिहास से। तो विश्व के इतिहास में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनमें पहला क्वेश्चन है, विश्व के विभिन्न देशों में रेलवे के आगमन से होने वाले सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। अभी सिलेबस में हमने पढ़ा था कि समाज में जो घटनाएं हुई हैं 18वीं सदी के बाद से, तो उसमें रेलवे का आगमन भी एक घटना हो गई। फिर पूछा था कि समाज पे क्या प्रभाव पड़ा, तो यहाँ पे क्वेश्चन बना है सामाजिक आर्थिक प्रभावों को उजागर कीजिए। 150 शब्दों में उत्तर देना है, 10 अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, विश्व युद्ध भी हमने पढ़ा कि विश्व युद्ध शामिल है उसमें। दोनों विश्व युद्धों के बीच लोकतंत्रीय राज्य प्रणाली के लिए गंभीर चुनौती उत्पन्न हुई। कहने का मतलब है जो आज लोकतंत्र का हमारा पूरा राजनीतिक सिस्टम है कि लोगों की बात सुनी जाएगी, जनता का शासन होगा, जनता पर जनता का, जनता द्वारा शासन। तो प्रश्न कह रहा है दोनों विश्व युद्धों के बीच ये लोकतंत्रीय प्रणाली थोड़ी सी खतरे में आ गई थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है इस कथन का मूल्यांकन कीजिए। मतलब दोनों बातें हो सकती हैं। आप ये भी कह सकते हो कि हाँ ऐसा हुआ था, ये कथन सही है। आप ये भी कह सकते हो कि नहीं उतना तो नहीं था, पर हाँ थोड़ा बहुत चैलेंज मिला है इसमें लोकतांत्रिक राज्य प्रणाली को। तो आपका जो भी व्यू पॉइंट होगा वो आप रख सकते हो, बट कोशिश करना कि जो कथन दिया है आप उसी के अकॉर्डिंग अपने आंसर को फ्रेम करें। यदि आप इस कथन को आउटराइट रिजेक्ट कर रहे हो कि नहीं बिल्कुल ये गलत बात है, कोई खतरा नहीं था, कोई चुनौती नहीं थी, लोकतंत्रीय प्रणाली को उल्टा मजबूत और हुई है, तो ध्यान रखना परफेक्ट तर्क दोगे, तथ्यों और सबूतों के साथ बात करोगे, हवाई बात नहीं करोगे। तो यदि आप उल्टा भाग रहे हो यूपीएससी के विचारों से, तो पूरा सबूत के साथ और तर्कों के साथ उसको सिद्ध करना है आपको। ऐसे तर्क देना है कि सामने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाए कि नहीं यार बात में दम है। अदरवाइज जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग अपना आंसर रखो। 250 शब्दों में इसका आपको उत्तर देना है और 15 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ बहुत ऐसा बड़ा नहीं है इसमें। तीसरा देख लो आप, स्पष्ट कीजिए कि अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों ने, अब यहाँ पे दो क्रांतियों के बारे में पूछा है, अमेरिकी क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति। इनके बारे में आप पढ़ोगे, रूसी क्रांति के बारे में भी पढ़ोगे, इंग्लैंड की गौरवशाली क्रांति के बारे में भी पढ़ोगे जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे।
पढ़ लेना इनको थोड़ा अच्छी डिटेल से, ताकि एक समझ आपको पैदा हो जाए कि वास्तव में हुआ क्या था उस टाइम पे, ये क्रांति क्यों हुई। जैसे हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई, क्यों हुई थी, तो वैसे ही अमेरिका में भी क्रांति हुई थी, फ्रांस में भी हुई थी, इंग्लैंड में भी हुई थी, रूस में भी हुई थी। आपको इनके बैकग्राउंड में जाने कि इनके देश में ऐसा क्या चल रहा था। और लोग क्रांति ऐसा ही नहीं कर देते, क्रांति में अपने आप को झोंकना, कहने का मतलब है सीधा मौत से खेलना। और बड़े स्तर पर लोगों का समूह जब मौत से खेलने लगता है तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि स्थितियाँ बहुत बहुत ज़्यादा बदतर हो चुकी होती हैं, तब जाके क्रांति होती है। सो आपको यहाँ पे समझना है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो 2 क्रांतियाँ हुई, आधुनिक विश्व की आधारशिला में इन्होंने किस प्रकार योगदान दिया। मतलब आज का जो विश्व है, इस विश्व के निर्माण में इन क्रांतियों का क्या रोल रहा है, आपको ये बताना है। जैसे आज हम कहते हैं कि भाई लोगों को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, लोगों के साथ समता का व्यवहार होना चाहिए। तो आज की जो हम बात करते हैं ना कहीं इन क्रांतियों में इनकी जड़ें आपको मिलेंगी जब आप इनको पढ़ोगे। तो क्वेश्चन वही कह रहा है कि आप ये बताओ कि आज के विश्व में जो हम जिस तरीके से बातें करते हैं, इन सब चीज़ों में अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांतियों का क्या योगदान है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। 250 शब्दों में उत्तर लिखोगे तो 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो ये थे पिछले वर्षों के प्रश्न। अप्रोच क्या रखनी है, तो अप्रोच के लिए बाकी चीज़ें सेम वही हैं। एक जो मुख्य चीज़ है वो बस आपको थोड़ा समझना है। विश्व के इतिहास को भारत के इतिहास से जोड़कर देखें। मुख्य चीज़ ये वाली नहीं है, मुख्य चीज़ें ये। वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जड़ें विश्व के इतिहास में खोजने का प्रयास करें। मतलब आज भारत के अमेरिका के साथ क्या संबंध है, भारत के रूस के साथ क्या संबंध है। तो इस तरीके से आप जब देखोगे चीज़ों को तो आपको समझ आएगा कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री से प्रभावित हैं आज के हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपकी अप्रोच यही रहनी चाहिए कि जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो तो आपके दिमाग में केवल जीएस का फर्स्ट पेपर नहीं होना चाहिए, आपके दिमाग में जीएस के सेकंड पेपर का इंटरनेशनल रिलेशंस वाला खंड भी होना चाहिए। सो ये 2 पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे। विश्व के इतिहास में भारत का इतिहास खोजें और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जड़ें विश्व के इतिहास में खोजने का प्रयास करें। इसके बाद जो भी पढ़ें उसको विश्व के मानचित्र पर देखने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि बस हवा में पढ़ लिया और बस हो गया, नहीं, थोड़ा एटलस अपने पास रखें या दीवार पे तो मैप लगा के चलते ही हैं सभी लोग जनरली जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं। तो मैप में भी आप देखते चलें कि उस टाइम पे जैसे जर्मनी की चर्चा हो तो जर्मनी की क्या स्थिति थी, या फिर जो यूनान के बारे में पढ़ते हैं हम, ग्रीस के बारे में, उसकी थोड़ा आपको देखना है कि उसकी क्या स्थिति थी, रूस की क्या स्थिति थी। पहले अमेरिका और रूस साथ में लड़ रहे थे, फिर अलग अलग एक दूसरे से लड़ने लगे। चीज़ों को समझना है आपको मैप को देखते हुए भी। ठीक है, तो बस ये अप्रोच रखनी है आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में। अध्ययन सामग्री क्या क्या प्रयोग करनी है। अध्ययन सामग्री में बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए एनसीईआरटी की क्लास 11th की एक बुक है जिसका नाम है विश्व इतिहास के कुछ विषय। तो ये आपको पढ़नी है। 11th क्लास की है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि 12th क्लास में भारत का इतिहास लग जाता है, 11th में विश्व का इतिहास होता है, तो उसको आप पढ़ लेना। इसके बाद दूसरा, सिलेबस का कवरेज आप कैसे करोगे, पाठ्यक्रम को कवर कैसे करोगे पूरा। तो दृष्टि आईएएस की एक बुक आती है, अखिल मूर्ति सर की बुक है, क्विक बुक के नाम से आती है, विश्व इतिहास उसका नाम है। तो वो आप ख़रीद के ले आना। ओरिजिनल हिंदी में लिखी रहती है, तो हिंदी माध्यम वालों के लिए कोई परेशानी या कष्ट की बात नहीं होगी। तो पाठ्यक्रम का कवरेज आप वहाँ से कर सकते हो। उसके बाद इसमें एडवांस स्टडी में भी आपको जाना है, और इसके लिए आपको एक बुक मिलेगी, बहुत ऑसम बुक है वो, नॉर्मन लो की बुक है, मास्टरिंग मॉडर्न वर्ल्ड हिस्ट्री। ओरिजिनली ये इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन इसका हिंदी वर्जन भी मार्केट में उपलब्ध है, और जो अच्छा है, इसमें गड़बड़ नहीं होगा, ठीक है, आपको आ जाएगा समझ में अच्छे से। और ये अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बहुत उपयोगी रहेगी। तो इस बुक को तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है मेरे ख्याल से, ठीक है। ये भी पढ़ लेना, कोई बहुत मोटी बुक नहीं है, दृष्टि वाली। तो ये दोनों बुक आपको पढ़ना है, और एनसीईआरटी भी पढ़ना है, ठीक है। तो टोटल कितनी, 3 पुस्तकें हो गई। इसमें आप ऐसा कर सकते हो, यदि करना हो इसको छोड़ सकते हो, एनसीईआरटी को, और दृष्टि का और ये दोनों पढ़ सकते हो आप। या फिर एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो फिर आप दृष्टि वाले को छोड़ सकते हो, लेकिन ये वाली आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है, नॉर्मन लो वाली। और एक दूसरा तरीका भी आप ऐसा कर सकते हो इसमें कि जो चीज़ आपको दृष्टि में नहीं मिल रही वो इससे देख लेना, और जो आपको नॉर्मल लो में नहीं मिल रहा वो आप दृष्टि वाले में देख लेना।
ठीक है। ऐसा नहीं कि जो आप दृष्टि में पढ़ रहे हो फिर वही आप इसमें पढ़ रहे हो, ऐसा मत करना, ठीक है। तो ले दे के फिर आपको 2 बुक नहीं पढ़नी पड़ेंगी, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, जो इसमें नहीं है वो इसमें, ठीक है। तो डबल आपका रिपीट होगा नहीं, और वैसे भी रिवीजन हो जाएगा तो बुराई क्या है, रिवीजन तो अच्छी बात होती है। तो इतना आपको कम से कम पढ़ना ही पढ़ना है। आप कहोगे थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा, देखो पहली बात तो यूपीएससी की तैयारी है, और दूसरी बात आजकल कोचिंग वालों ने इतना सीधा सीधा मटेरियल प्रोवाइड करके रखा है अपने स्टूडेंट्स को कि जो लोग स्टडी यूपीएससी या आईएएस फ्रॉम होम वाले हैं ना, जो चैनल का नाम है हमारे, उन लोगों को बहुत कष्ट होने वाले हैं। तो यदि कोचिंग वाले अपने स्टूडेंट्स को अपने हिसाब से तैयार करवा रहे हैं तो आपको अपने आप को उनसे थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। यदि वो लोग 50 टेस्ट लगा रहे हैं तो आप कम से कम इधर बैठ के 75 टेस्ट लगाओ घर पे, तब जाके आप उनको बीट कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते हैं, ऐसे आप खुद का समय बर्बाद करोगे, घर वालों को अलग परेशान करोगे और बहुत सारी चीज़ें। तो इसलिए अपने दिमाग को ना फैला दो, आप समझ लो कि आपको बहुत सारा नॉलेज गेन करना है और समय भी आपके पास पर्याप्त है। अब यदि आप बिगिनर हो तो 3 साल तो आपको मिनिमम लगने वाले हैं। तो इतना नहीं कर सकते आप कि एक एक बुक को आप एक एक महीने में ख़त्म कर सको, हो जाएगा आराम से, कोई कष्ट नहीं। और होता है, सब लोग करते हैं, और जब सब करते हैं तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो समझ गए, ये आपको सिलेबस वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए। आप कहोगे भैया 10 नंबर का तो आता ही है, उसके लिए इतना क्यों मगजमारी करनी। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ये आपको इंटरनेशनल रिलेशंस में काम आएगा, सो इसलिए आपको इसको पढ़ना है। तो ये हो गया आपका वर्ल्ड हिस्ट्री, और इस प्रकार से 3 विषय हो गए हमारे जीएस फर्स्ट के अंतर्गत। अब 2 और बचे हैं जो कि बिल्कुल एंटिक पीस हैं, ठीक है। एक भारतीय समाज बचा है और एक बचा है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इंडियन सोसाइटी यानी भारतीय समाज को, और फिर से वही सिलेबस वाले पेज पे चलते हैं। तो ये रहा आपका सिलेबस भारतीय समाज का 1.4, मतलब जीएस 1 पेपर का 4था विषय। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएं और भारत की विविधता। स्टैटिक है, इसमें कोई डायनामिक नहीं, करंट अफेयर्स वगैरह नहीं है, पूरा पेपर स्टैटिक ही है। इसमें कुछ ऐसे नहीं है कि आपको करंट अफेयर्स का बहुत वो है। बाकी हाँ, कुछ सामाजिक घटनाएं जो होती हैं, समाज चूँकि एक गतिशील एस्पेक्ट है, तो समाज में जो घटनाएं घटती रहती हैं उस पर से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं इंडियन सोसाइटी में। फिर उसके बाद महिलाओं की भूमिका और महिला संगठन अलग से मेंशन किया यूपीएससी ने। फिर उसके बाद जनसंख्या और संबंधित मुद्दे, गरीबी और विकासात्मक विषय, इसमें 2 पॉइंट मैंने एक ही जगह शामिल कर दिए। तो पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज़, पॉवर्टी एंड डेवलपमेंटल इशूज़। उसके बाद शहरीकरण या नगरीकरण, जिसको हम बोलते हैं अर्बनाइजेशन, शहरों की समस्याएं और उनके रक्षोपाय। शहरों में बहुत सारी समस्याएं रहती हैं, गांव में अलग प्रकार की समस्याएं, शहरों की अपनी अलग समस्याएं तो हर कहीं हैं। तो इसके बाद फिर भारतीय समाज पर भूमंडलीकरण का प्रभाव। इसके बाद सामाजिक सशक्तिकरण। सामाजिक सशक्तिकरण मतलब लोगों को सशक्त बनाना, मजबूत बनाना। संप्रदायवाद। संप्रदायवाद कहने का मतलब है एक पंथ के लोग अलग अपने धर्म का राग अलापते हैं, दूसरे धर्म वाले अपने धर्म का राग अलापते हैं। ऐसे ही तीसरे वाले धर्म, वो दूसरे वाले धर्म को बुरा बोलेगा, वो पहले वाले धर्म को बुरा बोलेगा, अपने गिरेबान में झांक के कोई नहीं देखेगा, ठीक है। इसको संप्रदायवाद कहते हैं। क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद कहने का मतलब है कि भाई जैसे साउथ का कोई व्यक्ति है तो वो कहेगा ये हमारा एरिया है, और नॉर्थ वाला ये हमारा थोड़ा एरिया नहीं है, हमारे टाइप के लोग नहीं हैं। तो अपने क्षेत्र विशेष के प्रति लोगों का अत्यधिक लगाव, इसमें तो कोई बुराई नहीं है, तो अच्छी बात है। लेकिन दूसरों के प्रति अलगाव, उसको हम कहते हैं प्रादेशिकता या क्षेत्रवाद, ठीक है, रीजनलिज्म। और धर्मनिरपेक्षता, क्योंकि हमारे जो संविधान की संरचना है वो धर्मनिरपेक्ष, थोड़ी सेक्युलर टाइप की है। तो धर्मनिरपेक्षता को भी मेंटेन करना है। जहाँ सांप्रदायवाद है, जहाँ क्षेत्रवाद है, वहाँ पे हमारे संविधान को धर्मनिरपेक्ष भी बने रहना है। तो किस तरीके से ये चैलेंज डील करता है हमारा संविधान, इसके बारे में आपकी समझ होनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी आप समझ जाओगे जब पढ़ोगे तो इस तरीके से ये समाज के विभिन्न मुद्दों पर, समाज की विभिन्न समस्याओं पर ये पूरा सिलेबस तैयार किया गया है यूपीएससी का। उम्मीद करता हूँ ये सिलेबस आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते और देखते प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो भारतीय समाज में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पहला जो क्वेश्चन आपको मिलेगा, अब ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है, करंट जो समाज की स्थिति है उससे रिलेटेड। बच्चे को दुलारने की जगह
अब मोबाइल फ़ोन ने ले लिए। देखो कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना। बच्चों के समाजीकरण पर इसके प्रभाव की चर्चा कीजिए। अब समाजशास्त्र में आपको एक समाजीकरण शब्द पढ़ने को मिलेगा। समाजीकरण का मतलब क्या होता है, बच्चा जब जन्म लेता है ना, उसको नहीं मालूम रहता कि समाज किस तरीके से चलता है, उसको नहीं मालूम रहता कि मम्मी कौन होती हैं, पापा कौन होते हैं, परिवार क्या होता है, गांव क्या होता है, समाज क्या होता है, नाते रिश्तेदार कौन, बच्चे को कुछ नहीं मालूम रहता। लेकिन जब उसका दिमाग विकसित होना शुरू होता है तो हम लोग कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली धीरे धीरे उसको समाज के तौर तरीके सिखा देते हैं, उसको झूठ बोलना सिखा देते हैं, उसको बेईमानी करना सिखा देते हैं, है ना, उसको दूसरों का भीड़ का अंधानुकरण करना सिखा देते हैं, उसको अमीर और गरीब का अंतर सिखा देते हैं, बहुत सा अच्छी चीज़ें भी सिखाते हैं। बस मैं थोड़ा व्यंग्यात्मक तरीके से बात कर रहा हूँ तो ऐसी बातें कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन उसको कहते हैं हम समाजीकरण, यानी एक बच्चे को हम समाज के जो मूल्य, समाज के जो तौर तरीके, जैसे हमने सिखाया बच्चे को कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो ये एक प्रकार का सामाजिक मूल्य है कि बड़ों का सम्मान करो। और इन मूल्यों को सीखने का जो पूरी प्रक्रिया है वो समाजीकरण कहलाती है। ठीक है, कि बच्चे को हम समाज का नागरिक बना रहे हैं। पहले समाज का नागरिक नहीं होता बच्चा, तो धीरे धीरे हम उसको इस समाज में घुलाने मिलाने की कोशिश करते हैं, उसको समाजीकरण कहते हैं। तो ये समाजीकरण की प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ा है जब बच्चे के हाथ में मोबाइल आ गया। तो पहले क्या होता था, बच्चा लोगों के साथ उठता बैठता था, गप्पे हाँकता था, बहुत सारी चीज़ें बड़े लोग उसको सिखाते थे, है ना, कभी रूठ ना बनाना। कुछ लोगों की आदत होती है बच्चों को परेशान करने में बहुत मज़ा आता है, जैसे मुझे तो आता है। तो उससे भी बच्चे को हम थोड़ा चीज़ें सिखाते हैं। फिर जब वो रोने लगेगा तो फिर उसको मना भी लेंगे, कभी टॉफ़ी दे देंगे, कभी ऐसे ही उठा लेंगे गोद में। तो ऐसे करके जो इंटरेक्शन बना रहता ना समाज के बीच में, वो पहले होता था। लेकिन अब क्या हुआ है, अब बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गया, तो बस गेम खेलना है, कार्टून देखना है, या जो भी है अपने अलग बैठे, और किसी ने डिस्टर्ब कर दिया तो गुस्सा हो रहा नहीं है। इस तरीके से अलगाव थोड़ा सा बड़ा है। और समाजीकरण की प्रक्रिया, तो बच्चे पहले क्या करते थे, घर में समाज में जो संस्कार हैं वो सीखते थे, लेकिन अब मोबाइल में वो सब सीखते हैं जो पता लगा उनके क्षेत्र में नहीं चलते। जैसे मान लो एक किसी गांव या क्षेत्र विशेष में एक प्रकार के मूल्य हैं, लेकिन बच्चे को वो मूल्य पता ही नहीं है, वो वैल्यूज़, वो नियम कानून पता ही नहीं है। बच्चे के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में वो अमेरिकन ड्रामा देखता है, या मान लो मोबाइल में वो साउथ इंडियन मूवी देखता है, या कुछ भी देखता है। तो बच्चे को अपने गांव का कल्चर नहीं मालूम होगा, लेकिन साउथ का कल्चर मालूम होगा। ये प्रभाव पड़ा बच्चे की ओवरऑल जो परवरिश है उसके ऊपर। तो इस तरीके से आप इसको 150 शब्दों में डील कर सकते हो, 10 नंबर आपको मिलेंगे। आई बात समझ में? तो ये ऐसे क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन देख लो, पारिवारिक संबंधों पर वर्क फ्रॉम होम के असर की छानबीन तथा मूल्यांकन करें। वर्क फ्रॉम होम सुना है आपने, आपके आसपास भी बहुत सारे लोग जो बाहर जॉब कर रहे थे, कहीं पुणे में, कहीं बेंगलुरु में, तो वो भी लॉकडाउन के टाइम पे, कोरोना के टाइम पे सब लोग घर पे आ गए और घर से काम कर रहे थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर डेवलप हुआ अभी कोविड के टाइम पे, उसका असर क्या हुआ समाज पे। असर माने प्रभाव, असर उर्दू शब्द है, प्रभाव हिंदी शब्द है, ठीक है। तो उसका मूल्यांकन करें, छानबीन करें। तो जैसे मोबाइल का नेगेटिव प्रभाव पड़ा, वैसे ही वर्क फ्रॉम होम का तो पॉजिटिव प्रभाव पड़ा समाज पे, क्योंकि पहले लोग इतने बिजी थे, सुबह 9 बजे से चले गए और शाम को आ रहे हैं, कभी कभी ओवर टाइम कर रहे हैं, तो घर पे टाइम नहीं मिल पाता लोगों को। लेकिन अब तो घर पे ही बैठे हैं, सब लोग आसपास ही रहते हैं, काम भी करते जा रहे हैं और घर पे टाइम भी दे पा रहे हैं लोग। तो ये तो अच्छा असर पड़ा है इस पर। तो इस तरीके से भी आप 150 शब्दों में इसको डील कर सकते हो। अब आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या, सहिष्णुता। सहिष्णुता मतलब होता है सहन करने की क्षमता। सहिष्णुता, सम्मिलन एवं बहुलता। सम्मिलन मतलब सभी को शामिल करके चलना, और बहुलता का मतलब होता है आधिक्य या विविधता, ठीक है। तो क्या सहिष्णुता, सम्मिलन और बहुलता मुख्य तत्व हैं जो धर्मनिरपेक्षता के भारतीय रूप का निर्माण करते हैं। देखो, धर्मनिरपेक्षता भारत में इसका मतलब अलग होता है, पाकिस्तान में तो धर्मनिरपेक्षता है नहीं, इस्लामिक कंट्री है। लेकिन आप वहीं अमेरिका वगैरह में या यूरोप साइड में देखोगे, वहाँ धर्मनिरपेक्षता का कोई दूसरा ही मतलब है, ठीक। भारत में क्या होता है, धर्मनिरपेक्षता का ये मतलब नहीं है कि हम किसी धर्म को नहीं मानेंगे,
यहाँ धर्मनिरपेक्षता का मतलब है कि हम सभी धर्मों को बराबर महत्व देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है यहाँ प्रश्न में कि धर्मनिरपेक्षता का जो भारतीय रूप है, क्या वो सहिष्णुता, सम्मेलन और बहुलता के कारण आया है? यदि आया है तो तर्कसंगत उत्तर दें कि ऐसा वास्तव में क्यों है। तो इसमें आपको उदाहरण भी देना है, तर्क भी देना है, ठीक। कुछ आर्टिकल्स वगैरह का भी आप मेंशन कर सकते हो संविधान के। तो 250 शब्दों में उत्तर दोगे, 15 अंक आपको मिल जाएंगे, जो कि नहीं मिलेंगे ऑब्वियसली। तो ये भारतीय समाज के हमारे क्या हो गए, क्वेश्चन हो गए प्रीवियस ईयर्स के। अब देख लेते हैं अप्रोच क्या रखनी है आपको, दृष्टिकोण। सबसे पहले तो वही इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, कहने का मतलब जब आप भारतीय समाज पढ़ो तो केवल भारतीय समाज पे अटक के मत रह जाओ, इसको संविधान से जोड़ के पढ़ो, इसको अर्थव्यवस्था से जोड़ के पढ़ो, इसको इतिहास के पन्नों में भी देखने की कोशिश करो, इसको पर्यावरण से भी जोड़ के देखने की कोशिश करो, ठीक है। इसको भूगोल से भी जोड़ के देख सकते हो आप। आपको कि भूगोल से समाजशास्त्र कैसे जुड़ेगा, क्यों नहीं। दक्षिण भारत में बहुत गर्मी पड़ती है और उत्तर भारत में ठंड ज़्यादा पड़ती है, दिल्ली साइड में, और राजस्थान में आप देखोगे रेगिस्तानी इलाका है, और उत्तर पूर्व में जंगली पहाड़ी इलाका है। तो लोग जहाँ रहते हैं वहीं के हिसाब से उनका खान पान होता है, वहीं के हिसाब से सामाजिक कल्चर होता है उनका, ठीक है। तो आपको हर एक विषय से जोड़ के देखना है जब आप एक विषय को पढ़ते हो। इसको क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, अंतर विषयक दृष्टिकोण, ठीक है। तो एक तो ये है और ये सभी पेपर में लागू होता है। इसके बाद समाजशास्त्र की सभी जो प्रमुख संकल्पनाएं हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको क्लियर रखना है। जैसे अभी मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था समाजीकरण। तो जैसे समाजीकरण को आपने समझा, वैसे ही आप सामाजिक मूल्यों को समझेंगे, वैसे ही सामाजिक संस्थाओं को समझेंगे कि विवाह क्या होता है, नातेदारी या रिश्तेदारी क्या होती है, ठीक है। और बाज़ार वगैरह भी आप देखोगे, जो सम्मेलन होते हैं वो देखोगे, स्कूल वगैरह को भी आप देखोगे। तो इस तरीके से अलग अलग सामाजिक संस्थाएं जिनसे किसी व्यक्ति का समाजीकरण होता है, जो सामाजिक मूल्यों को स्थापित करते हैं, उनको आप पढ़ोगे तो दिमाग में थोड़ा इतना क्लियर रखना कि चीज़ें आपको पता रहें। अब मान लो अभी क्वेश्चन आया था कि समाजीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा मोबाइल के आने का। अब आपको समाजीकरण का मतलब ही नहीं मालूम तो क्या करोगे फिर क्वेश्चन में। तो इसलिए आपको समाजशास्त्र के जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो पता होनी चाहिए, वे जो बेसिक शब्दावली है, ठीक है। तो दूसरी अप्रोच आपकी ये रहनी है। तीसरी अप्रोच, समसामयिक सामाजिक समस्याओं पर चिंतन करें। जैसे दो क्वेश्चन अभी, एक मोबाइल आ गया उसका क्या प्रभाव, दूसरा क्या वर्क फ्रॉम होम वाला आया। तो वर्तमान समाज में जो चल रहा है थोड़ा उस पर भी नज़र बना के रखें कि समाज कहाँ जा रहा है, किस ओर जा रहा है, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, और उस पर अपनी एक राय बना के रखें। ये आपको कहीं भी पढ़ने को नहीं मिलेगा, समझना आप इस बात को। और पढ़ने को मिलेगा तो थोड़ा बहुत वैसा नहीं मिलेगा, सबका अलग अलग अपना व्यू होगा, तो ज्यों का त्यों नहीं मिलेगा। और यूपीएससी कोशिश भी करता है कि उम्मीदवार जो आंसर लिख रहे वो अपना आंसर लिखें। उनको आंसर चेक करते समय समझ में आ जाता है कि ये बच्चा कोचिंग से पढ़ा हुआ आंसर लिख रहा है, रटा हुआ, या फिर अपने विचार इसमें इंक्लूड कर रहा है। तो इस पे थोड़ा सा आप अवेयर रहें और अपनी राय भी बनाते चलें जब भी आप करंट अफेयर्स वगैरह को पढ़ें समाज के बारे में। इसके बाद अगला है, अपने चारों ओर की सामाजिक गतिविधियों का निरीक्षण करें। आपके गांव में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, इवन अपने देश में क्या हो रहा है, बाहर क्या हो रहा है, विदेशों में क्या हो रहा है, थोड़ा जागरूक रहें। तो ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद आप देखो अध्ययन सामग्री। तो यहाँ पे आप देखो कि इंडियन सोसाइटी के लिए आप कौन कौन सी बुक्स वगैरह को रेफ़र करोगे। पहली बात कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप पढ़ सकते हो NCERT या फिर NIOS की बुक। देखो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये दोनों आपको पढ़ना है। NCERT की आपको यदि बुक्स पढ़नी है तो टोटल 4 किताबें मिलेंगी आपको। 11th से 12th का पूरा समाजशास्त्र आपको पढ़ना है। या फिर NIOS की सीनियर सेकेंडरी लेवल की बुक आती है सोशियोलॉजी हिंदी में, वो आप डाउनलोड करके वो पढ़ सकते हो। आप पूछो कि दोनों में से कौन सी पढ़ें, मेरे ख्याल से आप NIOS की बुक पढ़ोगे तो वो ज़्यादा सही है, ठीक है। NCERT में शायद उतने अच्छे से जो टॉपिक्स हैं उनको कवर नहीं किया गया है, एक्सप्लेन अच्छा किया गया है, बाकी टॉपिक्स का उतना कवरेज आपको नहीं मिलेगा। लेकिन NIOS की बुक में आपका जो सिलेबस है ना UPSC ने दिया है वो बड़े अच्छे से कवर करता है ये NIOS। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आप NIOS की बुक पढ़ोगे। उसके बाद फिर सेकंड पॉइंट क्या रहता है हमारा, सिलेबस का कवरेज। तो सिलेबस के कवरेज के लिए
आपको बुक्स पढ़नी है, एक ही बुक है बेसिकली, दृष्टि IAS की क्विक बुक आती है भारतीय समाज एवं सामाजिक न्याय करके, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद चूँकि आपको पता है कि बहुत बड़ा वेटेज रहता है हमारे GS पेपर में भारतीय समाज का, तो एडवांस स्टडी भी आपको करनी है। और एडवांस स्टडी में एक बुक आती है, राम आहूजा सर की बुक आती है रावत पब्लिकेशन से, सामाजिक समस्याएं। 2 बुक्स आती हैं भारतीय समाज की, राम आहूजा वाली, और भी आती हैं, बाकी 2 बुक्स आपको जनरली लोग सलाह देंगे। एक आता है भारतीय समाज, तो वो आपको नहीं पढ़नी है। क्यों नहीं पढ़नी है? क्योंकि आप दृष्टि की ये वाली बुक पढ़ रहे हो और ऑलरेडी आप NIOS वगैरह से पढ़ चुके हो या NCERT से, तो आप वो भारतीय समाज वाली बुक ना खरीदें, सामाजिक समस्याओं वाली बुक आप खरीद लें, और भारतीय समाज वाली जो बुक है उसको आप अवॉइड कर दें। लेकिन आपको वही पढ़ना है भारतीय समाज वाली, तो फिर आप इसको छोड़ दें, दृष्टि क्विक वाली को, ठीक है। कोई एक पढ़ लें, या तो दृष्टि क्विक बुक पढ़ लें जो कि मैं चाहता हूँ कि आप पढ़ें, वो भारतीय समाज वाली आप वो छोड़ दें राम आहूजा सर की, उसके बदले में राम आहूजा सर की आप सामाजिक समस्याओं वाली बुक पढ़ लें, ठीक है। तो सोर्स क्लियर हो गए। टोटल कितनी बुक्स पढ़नी है? NIOS की सीनियर सेकेंडरी वाली बुक या फिर NCERT की 4 बुक्स, तो इनको मैं एक ही मान के चलता हूँ। दूसरी बुक दृष्टि की क्विक बुक, भारतीय समाज और सामाजिक न्याय, और तीसरी सामाजिक समस्याएं रिटन बाय राम आहूजा। तो ये हो गया आपका भारतीय समाज। अब बचता है हमारा लास्ट सब्जेक्ट, सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट के अंतर्गत, और उसका नाम क्या है? उसका नाम है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड, भारत सहित विश्व का भूगोल या भारत तथा विश्व का भूगोल, ठीक। चलो फिर वहीं चलते हैं सिलेबस वाले पेज पे। तो ये रहा आपका भूगोल का सिलेबस, GS पेपर 1 में आखिरी सब्जेक्ट भारत सहित विश्व का भूगोल। विश्व के भौतिक भूगोल की विशेषताएं, पहला पॉइंट, भौतिक भूगोल क्या होता है? भौतिक भूगोल में आप ग्लोब या पृथ्वी के बारे में पढ़ते हो, जिसमें आप स्थलमंडल पढ़ते हो, जलमंडल पढ़ते हो, वायुमंडल वगैरह, जैवमंडल वगैरह पढ़ते हो, ठीक है। तो ये भौतिक भूगोल कहलाता है। इसमें आप वायुमंडल की संरचना है, या वर्षा कैसे होती है, मेघों के रूप कैसे होते हैं, और अन्य जो फिजिकल फीचर्स हैं जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ वगैरह हैं, इनको आप पढ़ते हो भौतिक भूगोल में, ठीक है। तो ये विश्व के भौतिक भूगोल की मुख्य विशेषताएं, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। उसके बाद दूसरा पॉइंट है आपका विश्व भर के प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों का वितरण। विश्व भर के प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब आप देखोगे जैसे हमारा ये मध्य एशिया है, आपको सऊदी अरब मिलेगा, ईरान मिलेगा, इराक मिलेगा, और UAE, ओमान, यमन वगैरह मिलेंगे। यहाँ पे आप देखोगे तेल की बहुत उपलब्धता है, ठीक है, खनिज तेल। फिर उसके बाद यदि आप अर्जेंटीना साइड जाओगे, साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, तो वहाँ पे आपको लिथियम के भंडार मिल जाएंगे, वो भी हमारे एक प्रकार से प्राकृतिक संसाधन है, ठीक है। और बहुत सारे खनिज आपको वहाँ पे मिलेंगे। फिर दक्षिण अमेरिका में कुछ और विशेषता है, चीन का या जो तिब्बत का पठार है हमारा, वहाँ पे कुछ और मिलेगा आपको। तो इस तरीके से पूरे पृथ्वी पर जो प्राकृतिक संसाधन है उनका वितरण किस प्रकार है वो आपको समझना है, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप सहित दक्षिण एशिया शामिल है। दक्षिण एशिया हम कहते हैं कि भारत के बाद जो, जैसे ये यहाँ अरुणाचल प्रदेश है, तो यहाँ पे म्यांमार है, फिर थाईलैंड है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है, ठीक है। आसियान देश वगैरह जहाँ पे हैं वो हमारा कहलाता है दक्षिण एशिया। तो वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों का वितरण किस प्रकार से वो आपको समझना है। उसके बाद भारत सहित विश्व के विभिन्न भागों में प्राथमिक, द्वितीयक एवं तृतीयक क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए जिम्मेदार कारक। अब ये थोड़ा सा आर्थिक भूगोल से है, ठीक है। क्या बोला मैंने? आर्थिक भूगोल। ऊपर क्या था? ऊपर था भौतिक भूगोल। यहाँ पे आपको पढ़ना है आर्थिक भूगोल, ठीक है। ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र क्या होता है थोड़ा समझ लो। जैसे कृषि वगैरह हैं, कृषि वानिकी वगैरह हो गया, जहाँ पे कोई भी चीज़ कच्चे माल का जहाँ पे उत्पादन होता है वो कहलाता है हमारा प्राथमिक क्षेत्रक। फिर कच्चा माल जब फैक्ट्री में जाता है तो उससे प्रोडक्ट बनते हैं कुछ, तो फैक्ट्री वगैरह के क्षेत्र में जितनी भी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं उनको हम कहते हैं द्वितीयक क्षेत्रक या सेकेंडरी सेक्टर। इसके बाद होता है तृतीयक क्षेत्रक, ऐसा सेक्टर जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक को तथा पूरे सिस्टम को सहायता या सेवा प्रोवाइड करता है, इसको सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं।
तो प्राथमिक क्षेत्रक या इसको कृषि क्षेत्रक, दूसरा विनिर्माण क्षेत्रक या द्वितीयक क्षेत्रक, और तीसरा सेवा क्षेत्रक। ये होते हैं किसी भी अर्थव्यवस्था के 3 मुख्य क्षेत्रक। आजकल तो 4 और 5 भी कर दिए बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने। यहाँ पे सिलेबस कहता है कि विश्व के विभिन्न भागों में ये जो अलग अलग क्षेत्रक हैं, इनकी स्थापना के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होगे कि सिलेबस आपसे क्या जानना चाह रहे हैं। इसके बाद फिर भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी हलचल, चक्रवात जैसी महत्वपूर्ण भूभौतिकीय घटनाएं। कहने का मतलब जितनी भी प्राकृतिक घटनाएं होती हैं वो प्रमुख घटनाएं आपको समझना है और देखना है कि किस तरीके से वो आती हैं, उनके पीछे क्या कारण होते हैं, किस तरीके से वो समाज पे बड़ा प्रभाव छोड़ जाते हैं, ये सब आपको समझना रहेगा यहाँ पे। इसके बाद थोड़ा सा आगे लास्ट पॉइंट है हमारा भौगोलिक विशेषताएं और उनकी अवस्थिति। भौगोलिक विशेषताएं मतलब क्या होता है, जैसे भारत का उत्तर भारत का मैदान, प्रायद्वीपीय भारत का पठार, या फिर कहीं के वन जंगल इत्यादि। ये भौगोलिक जो विशेषताएं हैं ये विश्व की प्लस भारत की, ठीक है। तो अति महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताओं जैसे जल स्रोत या फिर हिमालय या ग्लेशियर वगैरह, हिमावरण या ग्लेशियर, और वनस्पति तथा प्राणी जगत में परिवर्तन तथा इस प्रकार के परिवर्तनों का प्रभाव। जियोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जियोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज, आइस केप्स एंड इन फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा फोना वही, फ्लोरा माने वनस्पति और फोना यानी प्राणी जगत, ठीक है। एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस, और इस प्रकार के चेंजेस का प्रभाव। सो ये था आपका भूगोल का सिलेबस। ये भी बहुत लंबा है और मैंने आपको बताया कि 100 नंबर रखता है ये पूरे के पूरे आपके जीएस के पेपर में। फिर आपको ये भी पता है कि टॉपर्स को भी 100 ही नंबर मिलते हैं, ठीक है। तो इसका महत्व आप समझ पा रहे होगे। चलो वापस से वहीं चलते पावर पॉइंट की स्लाइड्स पे। तो सिलेबस के डिस्कशन के बाद, ज्योग्राफी की सिलेबस के डिस्कशन के बाद अब हम थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते, 1, 2 और 3 क्वेश्चन देख लेते। पहला क्वेश्चन, आज विश्व ताजे जल के संसाधनों की उपलब्धता और पहुंच के संकट से क्यों जूझ रहा है। पहली बात, ताज़ा जल यानी कि पीने योग्य जो जल है उसके जो संसाधन हैं उनकी उपलब्धता और पहुंच का संकट है विश्व के सामने। प्रश्न कह रहा है ये संकट क्यों है। अगला क्वेश्चन देख लो, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन वही है 150 शब्दों का 10 अंकों वाला। दक्षिण पश्चिम मानसून, जो भारत में जिसको हम जनरली केवल मानसून के नाम से जानते हैं, तो वो दक्षिण पश्चिम मानसून भोजपुर क्षेत्र में पुरवैया कहलाता है। प्रश्न है कि ये क्यों कहलाता है पुरवैया। पुरवैया मतलब पूर्व से चलने वाला, क्योंकि यहाँ पे दिशा दक्षिण पश्चिम है। भोजपुर क्षेत्र में क्यों वो पुरवैया कहलाता है। इस दिशा परक मतलब जो दिशाओं से प्रभावित होती है, दिशाओं पे आधारित है। मौसमी पवन प्रणाली ने क्षेत्र के माने कौन से क्षेत्र के, भोजपुर क्षेत्र के सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया। अब आप ले यहाँ पे क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून, प्योर भूगोल का क्वेश्चन है, लेकिन वो पूछ रहा है कि इसने सांस्कृतिक लोकाचार को कैसे प्रभावित किया, यानी यहाँ के कल्चर को कैसे प्रभावित किया है। तो समझ गए ना, जब भूगोल को पढ़ो तो कल्चर पे भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा देख लो, ये भी बहुत लंबा लिखा हुआ है। भारत में प्राकृतिक वनस्पति की विविधता, अभी वनस्पति शब्द देखा था सिलेबस में हमने। तो भारत की प्राकृतिक वनस्पति की विविधता के लिए उत्तरदायी कारकों को पहचानिए। कहने का मतलब कहीं पे सदाबहार वन पाए जाते हैं भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में, कहीं पे सवाना के वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तो कहीं पे आपको टुंड्रा वनस्पति भी मिलेगी भारत में, जैसे आप हिमालय के ऊपर आप जाके देखोगे, मतलब ऊपर की उसका अध्ययन करोगे आप हिमालय पर्वत का, तो आप देखोगे वहाँ पे आपको टुंड्रा या ध्रुवीय वनस्पति मिलेगी। प्रश्न ये कह रहा है कि ये वनस्पति की विविधता के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उनकी विवेचना करो, डिस्कस करो या डेलिब्रेशन करो। तो ये प्रश्न का आधा भाग हुआ, 250 शब्दों का है ये बड़ा वाला। तो भारत के वर्षा वन क्षेत्रों में वन्यजीव अभ्यारण्यों के महत्व का आकलन कीजिए। नई बात ऐड हो गई। पहले तो आपको ये देखना है कि भारत का कौन सा एरिया भारत के वर्षा वन क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से भूगोल के 3 क्वेश्चन थे। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आपको दिशा मिल रही होगी कि पढ़ाई कैसे करना है। साथ में आपको ये भी समझ आ रहा होगा कि ये आपके कॉलेज वाली लॉलीपॉप वाली पढ़ाई नहीं है, स्कूल वाली पढ़ाई नहीं है। आपको एक ब्रॉडर माइंड में सोचना है, ठीक है, बड़े से मस्तिष्क का यूज़ करना है।
और आप कर लेंगे, क्योंकि अब आपने सोचा है यूपीएससी का, तो जाहिर सी बात है आपके अंदर क्वालिटी होगी, क्षमता होगी, और नहीं है तो डेवलप हो जाएगी, उसमें दिक्कत क्या है। ठीक, शुरू में चीज़ें थोड़ी नई लगती हैं, अजीब लगती हैं, और जब हम उस तरीके से काम करने लगते तो आदत हो जाती है उनकी। सो ये थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भारत सहित विश्व के भूगोल के। अब देखो इसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो पहली अप्रोच तो वही अंतर विषयक दृष्टिकोण, अभी मैंने आपको बताया कि भूगोल का पेपर है, भूगोल का क्वेश्चन है, और वो कह रहा है संस्कृति में क्या प्रभाव पड़ा, तो आपको थोड़ा दिमाग में रखना है बात। इसके बाद अगला है भूगोल में पढ़ी गई चीज़ों को अपनी दिनचर्या में देखने का प्रयास करें। जैसे अभी बारिश का मौसम है, और यदि आप जल चक्र पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा समझ के देखो, या आप बादलों के बारे में पढ़ रहे हो तो जब आप बाहर निकलते हो तो थोड़ा देखो कि कौन से घने काले बादल हैं, कौन से वो कपास के टाइप के बादल हैं, या कौन से वो पंखे जैसे बादल हैं, छोटे छोटे फैले हुए बादल हैं, या इंद्रधनुष के बारे में आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा उसको देख लो कि कैसे वो बनता है। या ठंड के दिनों में जब आप उठते हो सुबह सुबह तो आप देखा करो कि ओस जो आप देखते हो घास के ऊपर, उस ओस के बारे में भी आप पढ़ते हो भूगोल में, तो उसको थोड़ा आप जो पढ़ा है उसको अपनी दिनचर्या में देखने का प्रयास करें। समझ गए ना मेरी फीलिंग्स को, मेरी भावनाओं को, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इसके बाद फिर समसामयिक भौगोलिक घटनाओं पर नज़र रखें। जैसे हमारे यहाँ तूफान आता रहता है, चक्रवात, और भूकंप आते रहते कहीं कहीं पे, सुनामी वगैरह है वो आती रहती, तो इन पे आप नज़र रखें, इनका क्या प्रभाव हुआ, वो क्यों आए, उन पे थोड़ी नज़र रखें, प्लस उनको नोट करते चलें। क्योंकि कभी कभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूपीएससी में कि पिछले साल में आए भूकंपों का वर्णन करते हुए बताइए भूकंपों की उत्पत्ति के पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, और साथ में भूकंप से जनधन की कम हानि हो उसके लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है बड़े आसानी से। तो थोड़ा आप उन घटनाओं को भी नोट करते चलें कि कौन सी घटना कब घटित हुई, नाम वगैरह, ठीक है, ध्यान में रखें उनके। अगली अप्रोच, समाचार पत्रों में आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते चलें। जैसे कि अभी एल नीनो का प्रभाव आपने देखा होगा, मानसून को थोड़ा सा लेट कर दिया उसने भारत में, ठीक है, भारत के कई क्षेत्रों में, तो उसके ऊपर से कुछ लेख वगैरह आ रहे थे समाचार पत्रों में, आप उनको भी पढ़ सकते हो। इसके बाद फिर समाचार पत्रों में जो भी आप स्थानों के बारे में पढ़ो, मैप में उनकी लोकेशन को मार्क करते चलो, ठीक है, भूगोल में ये बहुत ज़रूरी है। तो ये आपकी अप्रोच भूगोल के लिए हो जाएगी। अब इसके बाद फिर आप देख लो कि स्टडी मटेरियल में आपको क्या क्या करना है। बुनियादी समझ या बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको सीनियर सेकेंडरी की बुक पढ़नी है, जो 2 पार्ट में आती है, NIUS वाली, बुक 1 और बुक 2। आपको ये कौन सी बात है, नाम होता है बुक का कोई, इसका नाम सिर्फ ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी या भूगोल पुस्तक 1 पुस्तक 2। और नई वाली बुक आपको पढ़ना है, पुरानी नहीं पढ़ना। और इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ ना, ऑसम किताब है। NCERT बिल्कुल भूल जाओ कि आप भूगोल के लिए पढ़ना है। जनरली आपको लोग बताते हैं, और मैं भी बता देता यदि ये बुक नहीं आई होती तो, कि आपको 11th और 12th की NCERT से शुरुआत करनी है। वो नो डाउट वो भी बहुत अच्छी किताब है 11th-12th की NCERT, लेकिन ये उनसे भी ज़्यादा अच्छी है। और कंपैरिजन करने पर मैंने पाया है कि जो NIOS की बुक्स हैं वो NCERT की तुलना में ज़्यादा बेहतर है। इसलिए मैं, ये भी गवर्नमेंट की बुक्स हैं, ऐसा नहीं समझना कि कोई प्राइवेट कंपनी है, ये कुछ है, NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, तो ये भी नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट है और NCERT के बराबर का है बिल्कुल। तो आप इस बुक को ज़रूर पढ़ें, पूरा सिलेबस भी कवर होगा आपका जो आप पढ़ते हो UPSC के लिए, वो साथ में बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी आएगी। तो 2 फ़ायदे इसके आपको हो जाएंगे। फिर भी क्योंकि एक बुक आपके काम आने वाली है नहीं, UPSC की तैयारी है, तो सिलेबस के कवरेज के लिए आप 2 और काम कर सकते हो। दृष्टि की क्विक बुक आती है तो आप इसको ले सकते हो, लेना है तो ले सकते हो। और दूसरा, YouTube पर प्रोफेसर SS ओझा सर के लेक्चर डले हैं, पूरी ज्योग्राफी के वो प्रोफेसर रहे हैं, अब तो नहीं है, ही पास्ड अवे अनफॉर्चुनेटली। तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना जो नॉलेज है YouTube पे पूरा शेयर करके चले गए हैं। दृष्टि को भी मैं रिकमेंड करूँगा कि पढ़ लेना, बाकी यदि आपको नहीं पढ़ना है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, एडवांस्ड स्टडी के लिए आपको 3 बुक्स पढ़नी है, और वो हैं इग्नू की किताबें। इग्नू शायद पहली बार नाम आ रहा है इस पूरे वीडियो में। तो इसमें आपको ग्रेजुएशन वाली बुक्स पढ़नी है। 3 बुक्स हैं भूगोल की, एक का नाम है भौतिक भूगोल, इसके भी 4-5 खंड मिलेंगे आपको, और इसका कोड है 131।
दूसरा आपको पढ़ना है भारत का भूगोल 141 इसका कोड है, और आर्थिक भूगोल। इनको यदि जब आप पढ़ लो और NIOS की बुक पढ़ लो तो फिर आप दृष्टि की ये बुक स्किप कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो। आप यदि पूछो कि ऐसा नहीं हो सकता कि इग्नू की इन बुक्स को अवॉइड कर दें, बस इनको पढ़ लें, तो मैं कहूँगा नो, दृष्टि की बुक आपको अवॉइड करना है तो कर दो, इग्नू की बुक्स आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये स्नातक लेवल की हैं, ग्रेजुएशन लेवल की बुक्स हैं, ठीक है, तो ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और GS का जो जनरली सिलेबस बनता है वो ग्रेजुएशन के स्तर पर ही बनता है, ठीक है। ऑप्शनल का ऑनर्स के लेवल पे बनता है, बता चुका हूँ मैं पिछले वीडियो में। सो ये आपको पढ़ना है प्लस ये पढ़ना है, ठीक, और ये वीडियोस भी आपको देखना है। और जब आप वीडियोस और बुक्स को साथ में पढ़ोगे तो एक अच्छी समझ पैदा आपको होगी, और अच्छी समझ बहुत ज़रूरी है। प्रश्न आप देख लीजिए कि कैसे बनते हैं। सो ये था हमारा भूगोल का पूरा स्टडी मटेरियल, और इसी के साथ हमारे GS का पूरा जो हमारा पेपर है वो ख़त्म होता है। अब लास्टली हम बात कर लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेटजीज़ पूरे पेपर के लिए क्या होनी चाहिए। अभी हमने किन चीज़ों की बात करी, पहले सिलेबस पढ़ा, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, उसके बाद अप्रोच को देखा और स्टडी मटेरियल को देखा, यानी 4 चीज़ें हमने पढ़ी। 5वीं चीज़ अब मैं आपको बताने वाला हूँ, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, और सभी विषय के लिए लागू होगी ये जनरल स्टडीज़ के फर्स्ट पेपर में। चलो देख लो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो औसत अंक भार देखो। इसमें हमने अलग अलग पेपर का देखा था बिल्कुल स्टार्टिंग में एक टेबल में, तो उसका औसत यदि आप मिलाओ तो ऐसा बनेगा कि जो आपका विरासत और संस्कृति वाला है, भारतीय विरासत संस्कृति, उसमें 25 अंक का आएगा पेपर, ऐसा आप औसत मान के चलो, जो कम ज़्यादा हो सकता है। आधुनिक भारत का इतिहास 40 नंबर का आएगा, जो कम ज़्यादा हो सकता है। विश्व का इतिहास आप 10 नंबर मान के चलो। इसमें 75 ले लो आप भारतीय समाज को, और 100 ले लो भूगोल को। इन सभी को आप जोड़ोगे तो टोटल बनेगा 250। इसके बाद आपकी रणनीति क्या होगी इसमें, तो टारगेट आपको रखना है कि 125 से 135 अंक तक आपको इसमें लाना है। याद है आपको 135 एक टॉपर को मिले थे, तो आ जाते हैं 135। ऐसा नहीं है कि सभी लोग को 110 मिल रहा है या ज़्यादातर लोग को 110 मिल रहा है तो आपको भी 110 मिलेंगे, ऐसा नहीं है। 140 तक भी मिल सकते हैं आराम से, बस आप उतने अच्छे तरीके से पेपर को हल करके आओ तो मिल सकते हैं। जब 135 हैं तो 40 भी हो सकता है, क्या है उसमें, और पेपर तो 250 का है ना। तो ये टारगेट मैं ऐसा बता रहा हूँ जो बहुत ही सिंपल है। यदि आप में थोड़े से गट्स हैं तो आप 150 अपना सेट कर लेना। इसके बाद फिर पाठ्यक्रम में शामिल प्रत्येक शब्द को समझें और उसे याद कर लें। सिलेबस आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, अलग अलग विषय का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद संक्षिप्त नोट्स बनाएं जिनमें पूरा पाठ्यक्रम कवर हो। बिना नोट्स के काम नहीं चलने वाला, क्योंकि बिना नोट्स के आप 1-2 महीने तक चीज़ों को रिटेन करके रख सकते हो। एग्ज़ाम के टाइम पे नोट्स आपके बहुत काम आते हैं, क्योंकि आप फिर से पूरी बुक्स पढ़ोगे नहीं। मैंने आपको बेसिक के लिए अलग बताया, कवरेज के लिए अलग बताया, एडवांस के लिए अलग बताया, सबको थोड़ी पढ़ते रहोगे एग्ज़ाम के एक दिन पहले। तो इसलिए आपके पास नोट्स होने चाहिए बहुत अच्छे से, जिसमें पूरा पाठ्यक्रम कवर हो जाए, ये ध्यान रखना। भले ही थोड़ा थोड़ा कवर करो, लेकिन सारे टॉपिक्स को कवर करो, ताकि कोई क्वेश्चन आता है तो आप बहुत अच्छा ना लिख सको तो कुछ तो लिख सको, छोड़ के नहीं आना कोई भी क्वेश्चन। इसके बाद फिर पिछले 10 वर्षों के जो पेपर हैं उसके सभी प्रश्नों का विश्लेषण करें। जैसे अभी मैं आपको एक एक क्वेश्चन पढ़ के समझा रहा था, आप ऐसा करना, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना पुराने, UPSC की वेबसाइट पे चले जाना। उसके बाद फिर एक एक विषय को उठाएं आप, एक एक पेपर को, और एक एक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें, जैसे अभी मैं आपको समझा रहा था, ठीक है। और एक बार में आपको उतना अच्छा समझ नहीं आएगा, पहले आप उनको पढ़ें और समझें, फिर 1-2 महीने उसकी स्टडी करें उस सब्जेक्ट की, फिर से उन क्वेश्चंस को पढ़ें, फिर आपको कुछ और ही समझ आएगा। तो इस तरीके से आप उनका पूरा विश्लेषण करें, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि UPSC किस तरीके से डिमांड करता है आपके नॉलेज की, ठीक। और उसके बाद उनके आंसर लिखने की भी आप कोशिश करें। तो ये आपकी रणनीति रहने वाली है GS पेपर फर्स्ट के लिए। और इस तरीके से हमारा ये वीडियो आज का ख़त्म होता है। एक बार रिवाइज़ कर लो फटाफट कि क्या क्या देखा हमने। स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर, यानी पेपर का स्ट्रक्चर देखा, मैंने आपको ऐसे बताया था एक डायग्राम बना के, ऐसे करके 1 2 3 4 5। तो 5 सब्जेक्ट होते हैं इसमें। पहला आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, दूसरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, तीसरा हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, चौथा इंडियन सोसाइटी, और 5वां ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड।
इसके बाद सिलेबस को एनालिसिस किया हमने, एक एक पॉइंट को समझा अच्छे से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा, सभी तरीके के क्वेश्चन को देखा, इजी को भी देखा, थोड़े जटिल को भी देखा, कठिन को, और 15 नंबर का भी देखा, 10 नंबर का भी देखा। फिर एक एक पेपर की, एक एक विषय की स्ट्रेटजी को समझा अलग अलग, और फिर उसके बाद स्टडी मटेरियल और स्ट्रेटजी को भी समझा। स्ट्रेटजी को अभी लास्ट वाली स्लाइड में समझा, और स्टडी मटेरियल को भी बहुत अच्छे से समझा। मैंने ऐसे बलाई नहीं डाली है कि हाँ बस इसके लिए ये स्पेक्ट्रम पढ़ लेना, इसके लिए वो पढ़ लेना, इसके लिए ऐसे नहीं किया मैंने आपको प्रॉपर बताया है कि आपको बेसिक कहाँ से क्लियर होंगे, सिलेबस कहाँ से कवर होगा, एडवांस आप कहाँ से पढ़ोगे। ठीक है, तो मैंने कोशिश पूरी करी है कि आपको बेस्ट से बेस्ट दूं। तो अब बताओ कि इस वीडियो का सार क्या निकला। इस वीडियो का सार निकला कि सिविल सेवा परीक्षा में जो वैकल्पिक को काट देना, इधर है ना, सिविल सेवा परीक्षा में सामान्य अध्ययन फर्स्ट का पेपर है, वो एक अनिवार्य पेपर है। अनिवार्य पेपर मतलब सबको देना है। फिर इस पेपर की जो प्रकृति है वो अधिकांशतः स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब करंट अफेयर्स का बहुत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। टॉपर्स का औसत स्कोर 250 में से 110 और 20 के आसपास रहता है, 110 और 120 के आसपास, और इसका पाठ्यक्रम बहुत विस्तृत है। अब हम देख लेते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर है जिसका नाम है जनरल स्टडी सेकंड पेपर, जिसको हम पॉलिटी और गवर्नेंस का या राज व्यवस्था तथा संविधान और शासन का पेपर कहते हैं, उसमें हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। तो सेम होने वाला है, पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं वो देखेंगे, सिलेबस को एनालिसिस करेंगे जैसे आज किया, और ये जीएस के 4th पेपर तक सेम चलेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे, टॉपर्स का स्कोर देखेंगे, स्ट्रेटजी और अप्रोच के देखेंगे, फिर बुक्स और स्टडी मटेरियल मैं आपको बता दूंगा। तो इस तरीके से ये था हमारे वीडियो का अंत। उम्मीद करता हूँ उपयोगी जानकारी आपको मिली होगी। यदि वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो इसको लाइक करें। कोर्स में कुल 21 लेक्चर हैं जिनको आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। यदि आपके कोई क्वेरीज़ हैं, कोई कमेंट वगैरह हैं, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। यदि आपके कोई मित्र वगैरह हैं तो वीडियो को शेयर कर देना वहाँ तक, और प्लेलिस्ट को सेव कर लेना अपने यूट्यूब चैनल पर लाइब्रेरी में। और यदि आप घर से ही तैयारी कर रहे हो IAS की तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मुझे भी अपनी यात्रा का साथी बना लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव एन ऑसम डे।